Hello students, good morning. मुझे बहुत अच्छा लगा everybody was participating. सब लोगों के मेरे पास emails भी आए हैं. मैंने आप सब लोगों को एक एक करके reply नहीं किया है. मुझे लगा कि जो questions importance मतलब जिनकी है तो मैं उनको सब यहीं पर बता दूँ. So I hope जिन लोगों ने मुझसे questions किए हैं तो कुछ name मेरे पास हैं like Tarun, Alisha, Gaurav and Ashish. I think maybe if you guys are online तो आप एक बार अपने questions का जो भी answer है आप यहीं पर सुन लीजिए. So today वैसे मैं deal करूँगी Indian planning और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, पर कल मैंने डील किया था पॉपुलेशन के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो तरुण पूछता है कि हाउ टू अटेम्प्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन. Mr. Manish, I'm really sorry. Like, can you switch off your audio? Okay. Yeah, sure. So, how to attempt these questions of 10 marks in population? First, in 10 marks question, you have to always remember. सबसे पहले क्या आता है? Introduction आता है. Then there is a body, and then there is a conclusion. So, introduction में आप पहले तो एक बार questions को पढ़िएगा. जो भी 10 मार्क के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के बारे में आता है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन दो भाग में है, लाइक 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, तो उनको अलग करें. आप ये सोचें कि एक माइंड में एक अपने ये बना लें कि हाँ ये क्वेश्चन ने पूछा है तो ये चीज़ें आपको कवर करनी ही है. फिर आप स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से. माइंड में एक ग्राफ आपका बनाना ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन है उसको आप सारी चीज़ें जो भी पूछी हैं वो आपको बता देनी चाहिए उसमें. तो आप इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी में जो भी पूरी डिटेल है उस क्वेश्चन को लेकर वो लिखेंगे एंड देन आप कंक्लूड करेंगे. जैसे अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एग्जांपल दूंगी. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मतलब जो भारत में मतलब जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, मतलब ये जो स्टेजेस ये क्या है और क्या इम्पैक्ट है, या क्या ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो सब देशों में एक समान हुआ. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि आप पहले बताओगे कि पॉपुलेशन जो है मतलब क्या है, और पॉपुलेशन का जो चेंज है मतलब ऑब्वियसली एकदम पहले कम थी या ज़्यादा थी, या क्या सिचुएशन है वो आप एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में. Then later on you will talk about demographic transition, जिसमें आप सारी stages समझाओगे, डायग्राम बनाओगे, और फिर आप इंडिया का एग्जाम्पल इस तरह से जो है इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और सेकंड और थर्ड फेज के बीच में है. सभी कंट्रीज एक साथ पूरी से नहीं करती हैं, मतलब हर कंट्री में अलग अलग है. पर अगर हम ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, और कंक्लूजन में आप हमेशा कंक्लूड करोगे कि लाइक पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से हिंड्रेंस, मतलब किस तरह से रुकावट पैदा कर डेवलपमेंट के लिए. तो ऑब्वियसली 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको पेजेस भर देने हैं. फर्स्ट जस्टिफाई द क्वेश्चन, लाइक जो पूछा है उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी में क्या लिखना है, स्पेशल क्वेश्चंस पे पूछा है, एंड कंक्लूड जरूर करना है उसको कि जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं और क्यों कंट्रोल किया जाना चाहिए. तो आई थिंक आई हैड जस्टिफाइड तरुण क्वेश्चन. Tarun, I hope you got this. Now Ashish had asked how population growth causes economic growth. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे वो करती है. तो आशीष या सभी लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक जब ग्रोथ हो रही है तो उसमें जो पॉपुलेशन का जो रोल होता है वो होता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्किंग फोर्स में, तब कितने लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लाइक आप देखो कि अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है सो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी. बट अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो जी रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इकोनॉमी में, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में. एंड ह्यूमन कैपिटल इज ऑलवेज यूजफुल. लाइक पॉपुलेशन है बट अगर वो स्किल्ड नहीं है तो ह्यूमन कैपिटल हम उसे नहीं बोल सकते क्योंकि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल भी एक तरह से एक रिसोर्स है जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ में, किसी कंट्री की ग्रोथ में यूज़ किया जाता है
बट अगर वो स्किल्ड नहीं है तो उसको यूज़ करना मुश्किल है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जैसे जैसे विकास हमारे देश का या हमारे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, तो ह्यूमन कैपिटल है वो डेवलप होता है, मतलब स्किल डेवलप की जाती है, ज़्यादा एजुकेशन दी जाती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारा जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज सुधारी जाती हैं, तो ताकि और एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा। क्योंकि जो भी लोग हैं ऑब्वियसली काम तो करेंगे, कुछ ना कुछ कमाएंगे भी, कुछ ना कुछ खरीदेंगे भी, कुछ ना कुछ बेचेंगे भी, तो इट्स लाइक मे बी चाहे वो सर्विसेज दे रहे हों। सो जो जॉब में जो पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे। सो आई होप आशीष मे बी यू गॉट, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आई थी, मुझे लगा कि बेटर है क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चंस कॉमन थे, सो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से सारे क्वेश्चंस यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। आई होप एवरीबडी इज लॉग्ड इन. Up now, Alicia, A.K. Verma, like these people, they had asked about notes. So जिन लोगों के मेरे पास ईमेल आए हैं, मैं उनको पर्सनली जो पीपीटी है वो भेज दूंगी। नोट्स ऑब्वियसली यू जस्ट चेक एसओएल का वेबसाइट, आई थिंक आपके पास अवेलेबल होंगे नोट्स उसमें पॉपुलेशन के ऊपर, और वट एवर इफ आई गेट लाइक मैं सर्च करके पीडीएफ वगैरह कुछ दे दूंगी, पर जो मेरे पास स्लाइड्स हैं ऑलरेडी जो मैंने बनाई हैं वो मैं आपको ईमेल कर दूंगी, जिनकी भी ईमेल मेरे पास अवेलेबल है, बिकॉज टीम शेयर के थ्रू जो भी ये सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू अभी शायद ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सब लोगों के लिए शेयर करना। अच्छा, सॉरी, आशीष का एक क्वेश्चन और था। आशीष ने एक क्वेश्चन पूछा कि एजुकेशन वर्सेस जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट में किस तरह से हिंड्रेंस है, या मैं उसका क्वेश्चन समझ नहीं पाई थी, उसने एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जो बोला है। तो एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आप देखते हो कि बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हर साल पास होते हैं, हर साल, बट ज़रूरी नहीं है, मतलब मान लीजिए कि अगर 1000 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या 1000 लोग इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, उन 1000 के 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है सब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लेना, बिकॉज मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री ही नहीं है इतने ग्रेजुएटेड मतलब स्किल्ड लोगों को, इतने एजुकेटेड लोग हो चुके हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाए। और एक एजुकेशन जो है हमारे यहाँ, एक वो भी एक प्रॉब्लम है कि एजुकेशन एक तरह से थ्योरेटिकल ज़्यादा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल जो रियली जो जॉब में आपको जिस तरह की एजुकेशन चाहिए होती है, वो एजुकेशन यहाँ पर अभी वो सिस्टम नहीं आ पाया है। ऑब्वियसली धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी अब मोस्टली प्रैक्टिकल्स और ये सब चीज़ें ऐड की जाने लगी हैं, बट अभी बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स में हैं, सो लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यू आर नोइंग, बट कुछ भी प्रैक्टिकल अगर एस्पेक्ट आता है तो अभी आप वो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, सो वो आप जॉब में ही सीखेंगे। तो मोस्टली ऐसा होता है कि इतने लोग पास हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, लाइक बहुत लोगों ने बीकॉम कर लिया, बहुत लोगों ने बीए कर लिया है, एंड बहुत लोगों ने इंजीनियरिंग कर लिया, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर लिए हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, बट मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि वो सबको एब्जॉर्ब कर पाए। सो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज बहुत सारे एजुकेटेड लोग, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं है। Okay, so I hope Ashish this is clear to you. Another one is a probation program. I didn't understand about the probation program. Please justify your question and ask me again. Now the Gaurav asked me about impact of economic development of population. मतलब इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, क्या क्या है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। जैसे उसने मुझे 4 पॉइंट्स दिए अपने आप और बोला कि इसके एक्स्ट्रा आप बताएं। 4 पॉइंट्स उसने दिए हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि मतलब धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है वो भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब जितना अर्बनाइजेशन होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन चीज़ों के अलावा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो पॉपुलेशन जिस तरह से रह रही है, जो उसके पास पहले से रिसोर्सेज थे अब बढ़ गए हैं,
मतलब अब हर किसी को रोटी कपड़ा मकान या बेसिक सर्विसेज, सड़क और जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो सब अवेलेबल है। तो एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इंक्रीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज होगा। बहुत जगह ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, मतलब जो आर्थिक विकास है उसके साथ रोजगार उतने तेजी से नहीं बढ़ता है। तो बट मतलब देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है। तो एक एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी फर्क आएगा, बिकॉज जब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है प्राइमरी से सेकेंडरी में टर्शरी में कन्वर्ट होगी, तो उस टाइम बहुत इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। आर्थिक विकास के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, तो स्ट्रक्चर बनेगी जाके और लोगों को ऑब्जर्व कर पाए, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम होगा। नाउ बर्डन ऑन रिसोर्सेज, देखिए जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या करती है, पॉपुलेशन बहुत बर्डन डालती है इकोनॉमी पे, बिकॉज इकोनॉमी के रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। अब सपोज करो एक घर में कमाने वाले कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो जो बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वो कम होता है, बिकॉज जो पॉपुलेशन, मतलब एक तो आर्थिक विकास हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है, सब लोगों का पेट भर पा रहा है। बट जो अगर पॉपुलेशन, आर्थिक विकास और पॉपुलेशन मतलब साइमल्टेनियसली साथ साथ नहीं है, कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जो कि हम बोल रहे हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, गरीबी देखने को मिलेगी, भुखमरी देखने को मिलेगी, जो कि हम इंडिया में अभी भी देखते हैं। मतलब अभी भी बहुत लोग भूखे सोते हैं। तो एक इकोनॉमिक बर्डन है, पर आर्थिक विकास के साथ साथ ये चीज़ें कम हो जाएंगी, इकोनॉमिक बर्डन विल डिक्रीज। नाउ अनदर थिंग इज कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे या टर्शरी सेक्टर में, कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी एंड द इन्वेस्टमेंट, लाइक वो सब चीज़ें भी बढ़ती हैं, तो दैट विल हेल्प इन increasing standard of living for people, for population. नाउ एक जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो जो प्रॉब्लम पॉपुलेशन की वजह से आती है वो होती है फूड स्कैरिसिटी, लाइक भुखमरी जो मैं बात कर रही थी अभी। तो फूड स्कैरिसिटी विल डिक्रीज जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आत्मनिर्भर जितना हम होंगे, तो सेल्फ रिलायंस की जो बात हम करते हैं, तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है। और सेल्फ रिलायंस में वी थिंक कि हम सब लोगों का, मतलब लाइक इकोनॉमी जो है हमारी, वो सब लोगों का पेट भर सके। सो इस तरह से जो आपने गौरव 4 पॉइंट्स दिए थे, 4 पॉइंट्स में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, ये सब तो बढ़ता ही है, साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, और जो फूड स्कैरिसिटी होती है वो भी कम होती है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो बढ़ता है, बर्डन ऑन रिसोर्सेज वो डिक्रीज होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स। आई होप गौरव आपको ये सब समझ में आया हो, और जिन भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है वो करूँगी। Link, I think some people are not able to get connected. कुछ मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेती हूँ। मनीष, क्लास स्टार्टेड, ओके। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर मैं हाथ के हाथ देख रही हूँ, बिकॉज कल बहुत ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन एंड आंसर के लिए मुझे कम टाइम मिला था। सो व्हाट इज अ पॉपुलेशन पॉलिसी? पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में मैंने आपसे कल बात किया था, मैंने आपसे स्लाइड शेयर किया था पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें पॉपुलेशन पॉलिसी में इंक्लूड होती हैं। सो वन पर्सन इज आस्किंग व्हाट इज पॉपुलेशन पॉलिसी? पॉपुलेशन पॉलिसी में टोटल फर्टिलिटी रेट को और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के मेरे बारे में बात की थी, मैटरनल मोर्टालिटी रेट के बारे में बात की थी, किस तरह से जो गवर्नमेंट है एडवर्टाइजमेंट्स करती है या प्लान्स में उन्होंने कि हम दो हमारे दो वाला जो प्लान था, तो पॉपुलेशन पॉलिसी वाला भी मैंने शेयर किया था कल। और आई थिंक अभी आपने ईमेल शेयर करना प्लीज़। मैं अपना ईमेल फिर से शेयर कर रही हूँ। माई ईमेल इज़ neha13@gmail.com, nehaatri13@gmail.com। सो neha13@gmail.com, आप इस पे मुझे भेजें जैसे ही मेरा नेक्स्ट सेशन होगा। जैसे मतलब मैं कल के आंसर आज आपको कर रही हूँ, जिन लोगों की भी ईमेल्स मेरे पास आई हैं, टुमारो आई विल डू द सेम। आज आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, वैसे मैं लास्ट
15 मिनट सोच रही हूँ कि मैं निकालूँ उन क्वेश्चंस के लिए, मैं आपके क्वेश्चंस भी अभी देख रही हूँ। इकोनॉमिक नोट्स के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट एसओएल आपको नोट्स प्रोवाइड करता है, तो आई होप कुछ जो अपलोडिंग है उन्होंने साइट पे की हो, प्लीज़ चेक द वेबसाइट्स। ओके, सो पेपर्स में कितना टाइम लगेगा दैट आई डोंट नो। प्लीज़ आस्क क्वेश्चन जो कि मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछिए, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं आई थिंक एसओएल का जो टीम है वो आपको बेटर आंसर कर पाएगा उसके लिए। रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। इंडियाज़ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रिलेशन मैंने अभी उस क्वेश्चन को डील किया, अभी आप लोगों को समझाया उसके बारे में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज होती हैं, अर्बनाइजेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, और फूड स्कैरिसिटी कम होगी। ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। Did class conduct today? Okay, मैम, how to understand factors of development? देखिए, अभी मैं डेवलपमेंट नहीं पढ़ा रही हूँ, पर फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट में आप हमेशा देखोगे तो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं वो इकोनॉमी में होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता है, मतलब आप देखोगे जो जनरली एजुकेशन लेवल बढ़ेगा लोगों का, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, गरीबी जो होगी वो कम होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक जनरल अगर आप सेंस में देखो। राइट नाउ आई एम नॉट डीलिंग विद, बट मैं फिर भी थोड़ी कोशिश करूंगी आपसे। पर अगर जैसे मैं टॉपिक जो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए वो है प्लानिंग इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी अगर इन सारे क्वेश्चंस जो कि टॉपिक से बाहर के आ रहे हैं अगर मैं डील करती हूँ। मैम, लो हाउ डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट बी यूज्ड, ये सब आपके जो क्वेश्चंस थे। डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट को क्या बोल रहे थे आपने? डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने कल बताया था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन में तभी यूज कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो लोग हैं, ओवर क्राउडिंग जो हो गई है लोगों की, वो उनको हम कहीं और अपॉइंट करें। मतलब अगर एक फार्म में 4 लोग जितना अर्न कर रहे हैं, आई मीन जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, अगर हम 2 लोग उसमें जोड़ के वहाँ पे ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं क्योंकि 2 लोग कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, पर तो हमें उनको यूज़ करने के लिए उन 2 लोगों को वापस कहीं और जगह अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो अपना प्रोडक्टिविटी दे सकें। ओके, तो डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन में तभी यूज कर सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडेड हैं वहाँ पे और प्रोडक्टिविटी में कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं और एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। हाउ कैन आई गेट पीपीटी आई शेयर, आई होप लाइक अभी मैं आपकी सारी ये चीज़ें, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रेरियन इकोनॉमी है मोस्टली, जो शिफ्ट हुई है हमारी इकोनॉमी की वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर में होना, दिस इज द पार्ट लाइक ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अब वो क्यों है, लाइक वो ऑब्वियसली कि डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर उनका जो इंडस्ट्री और जो टर्शरी सेक्टर है लाइक सर्विस सेक्टर, उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्री जो एक एग्रेरियन इकोनॉमी का जो हमारे यहाँ वो है कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो बेसिक जो हमारा था वो एग्रीकल्चर था, तो उससे अभी ग्रो कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग, बट स्टिल लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. So right now I'll start another topic, guys, and जो भी आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूँगी या टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लाइक हाफ एन आवर इज गोन and I'll not be able to cover up. Okay, so now I'll start planning in India. I hope you're able to see slides. Now planning in India में आप देखोगे 1950 में, लाइक 26 जनवरी 1950 में एवरीबडी नोज कि कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके साथ साथ क्या सिचुएशन थी, देखो प्लानिंग क्या होता है, प्लान क्या होता है, प्लान अगर आप सोचो कि अगर जैसे अभी आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है या आपको सपोज कहीं ट्रिप पे जाना है, बिकॉज एग्जाम के लिए प्रिपेयर बताऊंगी तो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। मान लो आपको ट्रिप पे जाना है, आप ये देखते हो कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपको कौन सी ट्रेन से जाना है, देन यू विल पैक योर बैग्स कि हाँ इतना सामान की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा वहाँ जाके यहाँ पे रहेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, अच्छा फिर इस तरह से वापस आएंगे कि ट्रेन से आना है, बस से आना है, तो आप प्लान करते हो माइंड में, यू नो एवरी प्रोसेस नीड्स सम प्लान इनसाइड माइंड। ऐसे ही इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमी की जब हालत थी जो 1950 के करीब, उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी।
तो जो प्लानिंग की जो नीड हुई वो इसलिए हुई कि उस वक्त जो सिचुएशंस थी इकोनॉमी के लिए वो इतनी अच्छी नहीं थी। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था। अब अर्थव्यवस्था को जब आगे बढ़ाना था तो ऑब्वियसली एक प्लान, एक सॉलिड प्लान की ज़रूरत थी। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया और 1 अप्रैल 1951 लाइक 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। आपने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा आपको कि ये 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो 5 ईयर प्लान्स क्या होते थे कि इन प्लान्स के अकॉर्डिंग 5 साल के ये प्लान है। इनके अकॉर्डिंग जो भी सोचा जा रहा है कि कहाँ पर प्रायोरिटी एरिया कौन सा है, किस एरिया में ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे एग्रीकल्चर सही नहीं चल रहा है तो गवर्नमेंट को उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, डिफेंस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें थी ये प्लान के अकॉर्डिंग गोल्स आगे रखे जाते थे। तो 1950 में ये प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी हम लोग ऑब्वियसली 12 5 ईयर प्लान हमने 2017 में we finished, and right now after 2017 because another government came and this government had cancel the like 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है। 12 5 ईयर प्लान के बाद तो हमारे पास एक तरह से 13 5 ईयर प्लान कोई फॉर्मल प्लान नहीं है अभी। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन का नाम भी नीति आयोग में चेंज कर दिया है। और जो मतलब एक सॉरी आई विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज प्लान? अब मैं प्लान की बात करती हूँ। प्लान इन प्लानिंग कमीशन इज डिफाइंड एज स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। देखो प्लान क्या है, मतलब आपके पास अगर 100 रुपए हैं और आपको 100 रुपए खर्च करने हैं तो यू विल बी थिंकिंग कि यार इसके 10 रुपए यहाँ पे खर्च करूँ, 20 रुपए यहाँ पे खर्च करने हैं, 50 रुपए यहाँ पे खर्च करने हैं, मेरे पास बचेंगे कितने। ये जो प्लान है माइंड में एज ए नेशन अगर आप देखो तो हमारे नेशन में कितने रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज का सही यूज करने के लिए कोई रिसोर्स अंडर यूटिलाइज नहीं रह जाए, कोई ओवर यूटिलाइज नहीं हो जाए, तो सब रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करने के लिए प्लान की जरूरत पड़ती है। तो प्लान एंड प्लानिंग कमीशन इज डिफाइंड दैट स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। तो प्लान क्या है कि किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है, प्लान हमें वो बताता है। हैज सम जनरल गोल्स, एक स्पेसिफाइड गोल्स होते हैं हमारे आगे कि हाँ इनको अचीव करना है, और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, जैसे आपको एग्जाम देना है अभी, तो आप अपने माइंड में रखोगे कि मुझे इतना सिलेबस इस टाइम तक खत्म कर लेना है ताकि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो आपने ऑब्जेक्टिव रखा एक चैप्टर खत्म करने का या एक टॉपिक खत्म करने का, एंड देन आप बोलते हो कि इतने पर्टिकुलर टाइम में ही मुझे वो फिनिश कर देना है। तो एक तरह से दिस इज अ जनरल गोल, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू फिनिश इट। सो प्लान जो नेशन का अगर देखा जाए तो नेशनल जो ये 5 ईयर प्लान हैं इसमें भी स्पेसिफिक गोल्स रखे गए इकोनॉमी के आगे, अर्थव्यवस्था के आगे, ताकि उनको सबको विद इन टाइम कवर किया जा सके। अब ना अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट द गोल्स ऑफ अ प्लान टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। देखो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जैसे आपका बहुत बड़ा अगर सिलेबस है तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत मुश्किल होगा सभी चीज़ें कवर करना। तो आप टारगेट करोगे कि हाँ यहाँ से तो क्वेश्चंस आ गई हैं, यहाँ से तो मुझे पढ़ ही लेना चाहिए। सो सेम विद इकोनॉमी या जो अर्थव्यवस्था में जो प्लानिंग हो रही है, सेम उसके साथ है कि हर सेक्टर में इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो प्रायोरिटी एरिया है वो जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनमें डिसाइड होता है कि ये मान लीजिए अभी अगर एजुकेशन है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पैसा इस बार जाना चाहिए, और या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पैसा जाना चाहिए। तो इस तरह के जो प्लान में ये सब ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं कि किस तरह से किस सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाए। सो राइट नाउ आई होप द प्लान इज क्लियर टू यू कि रिसोर्सेज को किस तरह से अच्छे से यूज़ करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक टाइम तक अचीव कर लेना है, और ऑब्वियसली सारे सेक्टर्स को एकदम से इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती। तो प्रायोरिटी एरिया सोचना है कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। आप नाउ वाई टू प्लान। देखो सबसे बड़ी थी कि प्लानिंग की ज़रूरत क्या थी, और एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डिड वी नीड दिस, व्हाई डू वी नीड इंडियन प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड प्लानिंग इन इंडिया एट दैट टाइम। जब 1950 में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, प्लानिंग कमीशन बना, आफ्टर दैट मतलब एक आज़ादी के बाद जो प्रॉब्लम्स अर्थव्यवस्था में चल रही थी
बिकॉज यू नो आज़ादी वॉज नॉट ऑब्वियसली ईजी फॉर अस, क्योंकि मतलब जो डिवीज़न हुआ था कंट्री का, पार्टीशन जो कंट्री का हुआ था, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड एट दैट टाइम बहुत सारे वार्स, बहुत सारी फेमाइंस, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी कि इकोनॉमी जो थी एक तरह से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में थी। मतलब गरीबी का जो चक्र था ना, गरीबी का जो विशियस साइकिल था, उससे बाहर ही नहीं आ पाई थी। तो बहुत गरीबी थी हमारे देश में, जितनी अभी है हाँ उससे भी बहुत ज़्यादा थी। सो एक ज़रूरत थी कि एक इंडिया की इकोनॉमी को, एक अर्थव्यवस्था को एक डायरेक्शन दी जाए, उसके आगे कुछ प्लान, उसके आगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएं कि इतने सेक्टर में या इतने चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंट्री थोड़ी अपलिफ्ट हो सके, उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बढ़ सके, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। सो ये प्रॉब्लम्स थी उस टाइम की, जिनकी वजह से प्लान की ज़रूरत हुई, प्लानिंग की ज़रूरत। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है कि उस वक्त गरीबी इतनी थी, उसको कम करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान की ज़रूरत थी। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड उस वक्त हमारे यहाँ, जैसे आज आप मोस्टली देखेंगे कि मोस्टली फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी इजी, यू नो। अभी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको पढ़ाऊंगी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बाद मोस्टली जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है ऑब्वियसली वो बढ़ गया, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। एट दैट टाइम फॉरेन ट्रेड बहुत कम था और मोस्टली हम लोग इम्पोर्ट करते थे, जिसकी वजह से जो हमारा जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसबैलेंस होता है वो क्रिएट हो गया था कि फॉरेन ट्रेड की वजह में जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, हम अपने आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही बाहर भेज पा रहे हैं, बट हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उससे निगेटिव में चला गया हमारा। एंड आफ्टर दैट वी नीडेड कि फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया जाए, उसके लिए भी प्लान की ज़रूरत थी। नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे एट दैट टाइम लाइक अराउंड मोर देन 60% और अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन जो थी उस टाइम एग्रीकल्चर में ही थी। तो बिकॉज वी वर एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब हमारा सारा जो मोस्टली जो इकोनॉमी थी वो कृषि पे ही डिपेंड थी। तो एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत हुई उस टाइम पे कि इंडस्ट्रीज लगाई जाएं ताकि जो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है सब लोगों को काम मिले, यहीं पर हम लोग प्रोडक्शन करें। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत थी। अब एकदम से तो सब चीज़ें होती नहीं है, इसलिए भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। पॉपुलेशन प्रेशर, जैसे मैंने पहले ही बात किया कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि किस तरह से हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करेंगे, उन्हें खिलाएंगे किस तरह से, मतलब ये एक तरह से प्रेशर हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा इकोनॉमी के ऊपर। तो एक ज़रूरत थी सेल्फ रिलायंस की कि इतने लोगों को फीड किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़े, गरीबी नहीं बढ़े। तो तब भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। और डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब जितने रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज थे लाइक लैंड एंड स्प्रिंग्स, और मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी कि उनका एक तरह से विकास किया जाए। जितनी लैंड हम जो पहले यूजेबल नहीं थी उसको यूजेबल बनाया जाए, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। बैकवर्ड पॉपुलेशन, जो उस वक्त 1950 में पॉपुलेशन थी कैसे थी, लाइक मतलब बहुत कम लिटरेसी रेट एंड जिनके हेल्थ भी जो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी, तो मोस्टली हाइजीन मेंटेन नहीं था। बहुत जो पॉपुलेशन थी इट वाज लाइक अ बैकवर्ड सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था। तो उस वजह से एक पॉपुलेशन को फॉरवर्ड करने के लिए, पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक प्लान की ज़रूरत थी। अब कैपिटल डेफिशिएंसी मींस मतलब जो नई मशीनरीज हैं, नई टेक्नोलॉजी है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे 1950 के करीब। मोस्टली सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, जैसे कि मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में निगेटिव वो हो गया था, निगेटिव की तरफ चला गया था। सो जो कैपिटल डेफिशिएंसी थी इसको दूर करने के लिए भी कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन में, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी मशीन्स हमारे खुद हमारे देश में हमें बनानी शुरू कर देनी चाहिए, तो उसके लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। एंड मार्केट इम्परफेक्शंस मीन्स बहुत जो बार बार बिजनेस साइकिल में प्रॉब्लम आ रही थी कि जितनी जो डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, या कभी कभी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट में।
तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो जो मार्केट इम्परफेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, तो इकोनॉमी जो थी एक स्टेबल उसमें नहीं थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ी। तो व्हाई डू वी नीड प्लान एंड व्हाई इंडिया नीडेड प्लान एट दैट टाइम? सो दीज आर द रीजंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये जो सॉल्व है आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है इसको, ओके? तो व्हाई टू प्लान, ये मैंने क्वेश्चन आपका एक डील कर दिया है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, देखिए अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये भी एक जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में ये भी एक पार्ट हो सकता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के। मैं बीच में आप लोगों के एक बार क्वेश्चंस, इट इज़ शोइंग रितु इंग्लिश क्लास। देखिए मैं अभी बायलिंगुअल ही वो कर रही हूँ एंड मैं लास्ट में सारे क्वेश्चंस डील करूंगी अगर मैं कर पाती हूँ यहाँ पे कि सारे क्वेश्चंस, क्योंकि नहीं तो फिर वही टॉपिक कवर नहीं होगा, हाउ टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स, बिकॉज आई थिंक सब चीज़ें मुझे वही शो कर रही हैं। सो नाउ अगेन लाइक आई एम कमिंग बैक टू माय स्लाइड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सो क्या उद्देश्य थे प्लानिंग के, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो था वो रेज टू स्टैंडर्ड द लिविंग ऑफ पीपल, हर किसी को रोटी कपड़ा मकान दिया जा सके, हर किसी को एक सही हाउसिंग दी जा सके, कहाँ पर रहना है, एक अच्छी सड़कें हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन सही हो। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग क्या होती है, यही होती है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमें सारी सर्विसेज मिल रही हैं, हम अच्छी जगह रह रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सारी सर्विसेज हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं। तो ये जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करना, प्लानिंग का। अब उसके बाद देखा जाए तो टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में इजाफा कितना हो, कितनी बढ़े। मतलब पहले जो पर्सन सिंपल $1, क्योंकि पहले जो पर कैपिटा इनकम का जो कंपैरिजन देखा जाता है वो डॉलर से देखा जाता है कि अगर डॉलर से कम कमा रहे हैं तो वो डॉलर से ज़्यादा कमाएं एक दिन में। तो इस तरह से एक टारगेट रखा गया कि इंक्रीज पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम पूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी नेशनल इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली उतना इन्वेस्ट किया जा सकेगा सब सेक्टर्स में और सब लोगों को डेवलपमेंट पे इंक्लूड किया जा सकेगा। नाउ हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि नेशनल इनकम तो बढ़े पर उसको बढ़ाने के लिए मतलब हमें सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था ये भी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। फिर अगला ऑब्जेक्टिव था कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जितने भी लोग हैं सबको मतलब सोशल जस्टिस के साथ, मतलब सबको न्याय मिले। ऐसा नहीं है जो इकोनॉमी की ग्रोथ का जो फायदा है वो रिच को ही पहुंच रहा है, मतलब गरीब जो है बिल्कुल भी अपनी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक जो लिखा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी बट सोशल जस्टिस के साथ, कि कोई भी पीछे ना रह जाए, कोई भी किसी का भी ऐसा ना हो कि एक पर्सन का ही फायदा हुआ दूसरे पर्सन को फायदा नहीं मिला। सो एक सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो रखा गया। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है उसको उसको बढ़ाने का वो करा गया कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट उतना बढ़ेगा, नेशनल इनकम उतनी बढ़ेगी। टू रिमूव बोटलनेक्स इन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कृषि में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब जितनी रुकावटें आ रही हैं कृषि को डेवलप करने के लिए, तो उनको दूर करने का प्लान किया गया। उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मतलब मान लो इन्वेस्टमेंट की कमी है या किसी और चीज़ की कमी है तो उनको दूर करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ऑब्वियसली जब हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि रिच ज़्यादा रिच नहीं होते जाएं और पुअर ज़्यादा पुअर नहीं होते जाएं, मतलब थोड़ा सा जो इनइक्वालिटी है उसका भी ध्यान रखा जाए कि गरीब का भी सर्विसेज उसको कितनी दी जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट कितना दिया जाए, उसको सब्सिडीज कितनी दी जाए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। तो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की, इनइक्वालिटी जो है वो उसका ध्यान रखा जाए। मॉडर्नाइजेशन, धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए, लाइक टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं 1950 से और अब में तो इट्स लाइक टू डिफरेंस। एट दैट टाइम मैं भी जिंदा नहीं थी, मतलब आई मीन मैं भी पैदा नहीं हुई थी।
सो 1950 से अब में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल कितना एडवांसमेंट हो गया है। आप अपने दादा दादी या नाना नानी से किसी से बात करोगे तो मॉडर्नाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज, लिविंग वाइज, हर तरह की जो डेवलपमेंट हुआ है हमारी लाइफ में वो मॉडर्न एक तरह से तरीका है जीने का। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडर्न अप्रोच की साइड जो है इंडियन इकोनॉमी आई है। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव वाज सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। मतलब जितनी पॉपुलेशन है, सब पॉपुलेशन जो है सबको फीड किया जा सके। जैसे मैंने बोला कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर जितने हम हो जाएंगे कि हम सभी चीज़ें यहीं पर बना पा रहे हैं इंडिया के अंदर ही। मान लो जो मशीनरी है जिसकी हमें ज़रूरत है, या किसी भी जो फूड ग्रेन्स की हमें ज़रूरत है, तो जितनी पॉपुलेशन है हम उनको फीड कर पा रहे हैं। एक जो मशीनरी है हमारे पास इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो भी हम अपने पास ही बना रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव रखा गया। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के, जब 1950 में आई थी। ये मेन ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कितने हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए हैं, कितने नहीं अचीव कर पाए हैं, ये एक अनदर डिबेट है। ओके, कि कितना हम सोशल जस्टिस कर पाए, कितनी हम गरीबी रेखा हटा पाए, या रिच और जो अमीर और गरीब का जो बीच का डिफरेंस है वो कितना कम हुआ। ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ऑब्वियसली प्लानिंग अभी तक उतना कुछ नहीं हो पाया है हमारी कंट्री में जितना हमने सोचा था, पर एट दैट टाइम 1950 में ये उद्देश्य रखे गए थे हमारे आगे, कि मतलब ऐसे प्लानिंग करेंगे और ऐसे इकोनॉमी को बनाएंगे। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग कि क्या क्या फीचर्स होते हैं मतलब प्लानिंग के। अब मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। देखो, जो हमारे यहाँ की जो प्लानिंग है ना, उसका तरीका क्या है कि मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उसने प्लानिंग कमीशन जो है वो है सेंट्रल अथॉरिटी। तो उसने प्लान तो बना दिया, अब जो उसे इम्प्लीमेंट करेगा कौन करेगा? गवर्नमेंट। मतलब प्लानिंग कमीशन बना रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो। और जो प्लानर्स होते हैं वो फिक्स करते हैं टारगेट्स, हर सेक्टर के लिए टारगेट करते हैं। जैसे सपोज करो हेल्थ सेक्टर में अगर मानो कि इतने हॉस्पिटल्स बन जाने चाहिए, इतनी फैसिलिटीज़ आ जानी चाहिए, और उस एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बढ़ जानी चाहिए इतनी, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाना चाहिए। एक तरह से टारगेट्स रखे जाते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए कि इतने % हमें लिटरेसी अचीव करनी है। मतलब अभी हमारे पास अगर 74% है, या पहले उस टाइम तो बहुत कम तो होती थी, तो अभी तो हम 74 पे पहुंच भी गए हैं। तो अगर 50% लिटरेसी है तो उसको इस 5 सालों के अंदर हमें उसे 60% तक लाना है। तो इस तरह के टारगेट्स रखे जाते हैं। ओके, तो प्लानर्स फिक्स द टारगेट फॉर द सेक्टर्स एंड डिसाइड कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब प्लानिंग अगर वो कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट को 50 से 60% पे लाना है, तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि एजुकेशन बढ़ाने के लिए एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, कितने स्कूल खोलने पड़ेंगे, कितना गांव-गांव में किस तरह से एजुकेशन जा पाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लानिंग की, कि पहले सेंट्रल अथॉरिटी प्लानिंग कमीशन प्लान बनाएगी, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, फिक्स करेगी टारगेट को, और कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये डिसाइड करेगी। नाउ प्लानिंग कमीशन के बारे में बताती हूँ। प्लानिंग कमीशन का इतना मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको जानना चाहिए, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं यहाँ पर जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इजी रहेगा समझने के लिए, और आप पता होगा तो ऑब्वियसली आप अपने क्वेश्चन को भी जस्टिफाई कर पाओगे। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्लानिंग कमीशन थी वो बनाई गई 1950 में, जैसे मैंने बताया। कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया गया कि क्या क्या करना है। तो मेक एन असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल, मतलब आप ये देखो कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज हैं अभी और कितनी लग सकती हैं, कितने पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, मतलब, और उसको देखो कि किस तरह से इफेक्टिव यूज हम कर सकते हैं। तो वो जो टारगेट रखा गया प्लानिंग कमीशन के आगे, कि आप एसेस कर लो आपके पास है चीज़ें कितनी। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब आपको जब एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप देखोगे मेरे पास क्या किस चीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं, किस चीज़ के नोट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो क्या क्या मेरे पास है, किस तरह से मैं बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ इन रिसोर्सेज को। Then the next is to determine priorities, define the stages of the carrying the plan। मतलब एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी थी कि पहले अभी
फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपके एग्जाम का मतलब एग्जाम्पल दूंगी कि अभी मुझे ये वाला टॉपिक कवर कर लेना चाहिए क्योंकि दूसरे टॉपिक में टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो ये वाला सिलेबस अगर बीकॉम में है तो मैं अकाउंटिंग पहले कर लेता हूँ, इसमें थोड़े मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। सो इस तरह का जो एक तरीका था, तो वो प्लानिंग कमीशन के भी आगे था कि प्रायोरिटीज सेट करनी थी। एग्रीकल्चर में पैसा ज़्यादा डाला जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा डाला जाए, इंडस्ट्री में ज़्यादा डाला जाए, किस तरह से, या फॉरेन ट्रेड बढ़ाने में डाला जाए, किस जगह पर एलोकेट किया जाए रिसोर्सेज को, मनी के रिसोर्सेज को। और टू एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी, एक प्लानिंग कमीशन जो थी एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती थी टू डिटरमाइन द कंडीशंस इन विच, लाइक अभी क्या कंडीशंस हैं। देखो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी हम कोई भी प्लान करते हैं तो प्लानिंग कमीशन के आगे भी था कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। मान लो सोशल अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखा जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। टू एडवाइज द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, प्लानिंग कमीशन जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इवन ये भी जो है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर क्वेश्चंस वैसे बहुत शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतना प्लानिंग से रिलेटेड में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए थोड़ा। All the plans made by planning commission have to be approved by NDC. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अप्रूव करती है सारे प्लान, भाई उससे अप्रूव होगा तभी आगे प्लान चल पाएगा। It was constituted by build cooperation between state and planning commission. तो जो states और planning commission, because planning commission is a central authority, अब central से कोऑर्डिनेशन कैसे होगा स्टेट्स गवर्नमेंट का, तो ये ध्यान के रखने के लिए कॉपरेशन बनने के लिए एनडीसी की स्थापना हुई। वो 6 अगस्त 1952 में, मतलब 1952 में उसकी स्थापना की गई। स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स की एक अपेक्स बॉडी थी, मतलब जिसमें चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होते थे। तो जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स में चीफ मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, और अगर यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, अभी जैसे नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। सो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड टाइमलाइन ऑफ प्लानिंग ऑफ इंडिया, देखो प्लान कैसे शुरू हुआ, ये एक आपकी नॉलेज के लिए भी मैं बता रही हूँ, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अगर आप मेंशन करना चाहो अपने एग्जाम्स में तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू मोर मार्क्स। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सही हो गए है। तो प्लानिंग का जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था वो 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान से हुआ था, कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934। बट यहाँ पर ये प्लानिंग कमीशन से पहले की हैं, तो ये फॉर्मल प्लान एक तरह से गवर्नमेंट की साइड से नहीं थे। जो 1950 के बाद जो 5 ईयर प्लान्स आए वो 1950 के बाद आए। अब नाउ 1938 में नेहरू का कांग्रेस प्लान आया, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका बिकॉज उस टाइम पे वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जो कि JRD टाटा, GD बिरला और कस्तूरबा भाई लाला भाई ने बनाया था। 1944 में श्री नारायण अग्रवाल गांधीयन प्लान जिसे हम बोलते हैं वो आया। 1945 में MN रॉय का पीपल्स प्लान आया विद सोशलिस्ट लीनिंग्स, मतलब गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। 1950 में जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान आया विनोबा भावे फिलोसफी के ऊपर। 1950 में जब मार्च में जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, उसके बाद स्टार्ट हुए हैं 5 ईयर प्लान्स। 1952 में, जैसे मैंने अभी पहली स्लाइड में बताया था, कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई। 2014 अगस्त में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ने अभी प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया है। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो जो टाइमलाइन थी वो ये थी कि पहले किस तरह से इनफॉर्मल प्लान्स थे, और फिर 1950 के बाद जो प्लानिंग कमीशन आ गई, किस तरह से दूसरे प्लान्स की स्थापना हुई, और किस तरह से अब नीति आयोग हम लोग के सामने है। अब 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, या 5 ईयर प्लान्स के बारे में एलोबरेट करो, एक्सप्लेन करो कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स थे, क्या क्या उनके टारगेट्स थे, क्या क्या अचीव किया उन्होंने। तो ये जो स्लाइड है ये उसको जस्टिफाई करेगी पूरा क्वेश्चंस को। फर्स्ट प्लान अगर हम देखा जाए, जो कि 1950 में देखो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हो गई थी, उसके बाद 1951 से 56, लाइक 1951 से 56 में आया फर्स्ट प्लान।
जो कि हैरड डोमन मॉडल के ऊपर था। हैरड डोमन मॉडल जो है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स से रिलेटेड मॉडल है, इकोनॉमिक का एक मॉडल है। तो वो आपको डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि आप सिर्फ नाम मेंशन करेंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो हैरड डोमन मॉडल के ऊपर डिपेंड था, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग को ज़्यादा फोकस किया गया कि कितनी सेविंग्स बढ़नी चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, किस तरह से ये सब चीज़ें जनरेट की जाएंगी। मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन एंड पावर पे। देखो एग्रेरियन इकोनॉमी थे, जब 70% जो जनसंख्या है वो सिंपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो सबसे जो मेन फोकस था वो ये था कि एग्रीकल्चर को ऊपर उठाया जाए। अब एग्रीकल्चर को ऊपर उठाने के लिए ये था कि इरिगेशन फैसिलिटी, जो मतलब जितने सूखे पहले पड़ते थे, जितने लोग फेमाइंस में मर जाते थे, तो उसकी वजह से इरिगेशन को एक इम्पोर्टेंस दी गई कि हर जगह सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, हर जगह पावर होनी चाहिए ताकि सिंचाई हो सके खेतों की। एंड गोट मोर जीडीपी ग्रोथ, इट्स ओरिजिनल टारगेट। मतलब फर्स्ट प्लान का एक सबसे अच्छी चीज़ है जो फर्स्ट प्लान था। देखो 3 प्लान है, फर्स्ट प्लान, सिक्स्थ प्लान एंड नाइन्थ प्लान, जिन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है, बाकी सब अपने टारगेट से शॉर्ट रहे हैं। तो फर्स्ट, सिक्स्थ तक, नाइन्थ, मतलब ये आपको हल्का माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फर्स्ट जो प्लान था वो हैंडओवर मॉडल के ऊपर था, फोकस उसका किस पे था, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे, पावर पे, और वो उसने अपने जो जीडीपी के लिए जो टारगेट रखा था कि इतना जीडीपी हमें अचीव कर लेना है, उससे ज़्यादा अचीव किया था। अब सेकंड प्लान पे आते हैं, जो कि 56 से 61, सेकंड 5 ईयर जो प्लान था वो पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर था। पीसी महालनोबिस मॉडल जो है वो भी एक इकोनॉमिक का मॉडल है, जो कि बोलता है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। तो ये जो मॉडल था, इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज जो थी, जो बड़े बड़ी मशीनरीज की और जिनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी, उस तरह की इंडस्ट्रीज को लगाने का सजेशन दिया पीसी महालनोबिस मॉडल ने। पर जो सेकंड जो प्लान था वो भी अपने टारगेट से शॉर्ट रहा, उतना अचीव नहीं कर पाया, तो एक तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान वाज कंसिडर्ड एज अ फेलियर। अब नाउ थर्ड 5 ईयर जो प्लान आया 61 से 66 में, तो वो सुखमोई चक्रवर्ती और सैंडी का एक गडगिल योजना नाम दिया गया। तो गडगिल योजना के ऊपर बेस था, जिसमें स्टेबलाइजेशन के ऊपर बात करी गई थी इकोनॉमी की, कि उसको स्टेबल कैसे किया जाए। बट ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये भी बिल्कुल फेल हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली एट दैट टाइम पाक चाइना जो वार था 1961 that happened, and 1962, like obviously तो कोई भी प्लान तब वर्क नहीं कर पाएगा जब एक्सटर्नैलिटी होगी, जब वॉर की सिचुएशन में तो कोई भी प्लान वर्क नहीं कर पाया। तो इस वजह से 3 साल तक जो 5 ईयर प्लान्स का हॉलीडे रख दिया गया, लाइक सिंपल ईयरली प्लान बोला तो उसको, जो 1966 से 69 तक का टाइम था थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, उसको हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान बिल्कुल फेल हो गया था। अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जब 3 साल का ब्रेक ले लिया गया 69 तक, देन 69 से 74 में फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, जो कि अशोक रुद्र अलोन मैने ने बनाया, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस। उस वक्त फोकस किया गया कि स्टेबल हो, इतनी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वॉर की वजह से, या जो भी प्रॉब्लम इकोनॉमी में चल रही है, जो भी डिसफंक्शन इकोनॉमी का हो गया, महंगाई बढ़ गई है, डिमांड नहीं है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम जनरेट हो गई, उनको ख़त्म करने का, उनको स्टेबल करने का, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको स्टेबल कर दो। सेल्फ रिलायंस का एक जो मोटिव रखा गया, वो फोर्थ प्लान में उसकी नींव डली थी। चौथे प्लान से हमने आत्मनिर्भर होने का डिसाइड किया था कि अब सबसे पहले गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भर बनो। तो गरीबी हटाओ का भी एक जो नारा था वो फोर्थ 5 ईयर प्लान ने दिया। ये भी एक फेल हो गया, बिकॉज उस वक्त सूखे इतने पड़े हैं कंट्री में, और जो बांग्लादेश में जो रिफ्यूजीज थे उनका जो आना हुआ इंडिया में, उसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर पड़ा। सो फोर्थ 5 ईयर प्लान भी एक तरह से फेल हो गया। Now I'll come to fifth 5 year plan. फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो 74 से 79 के बीच में था, एक तरह से उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिया गया कि जो 5 साल का जो प्लान है वो तो 5 साल का है ही, बट आगे 10 साल का भी जो सोच उसके माइंड में, मतलब उसमें प्लान में ऑब्जेक्टिव रखा जाए कि 10 साल में क्या क्या अचीव करना है, वो भी देखा जाए। जिस तरह से जैसे पोवर्टी रिमूवल का या सेल्फ रिलायंस का, मतलब गरीबी कितनी हटा देनी है 5 साल में, कितनी हटा देनी है, या 10 साल में कितनी हटा देनी है, कितना आत्मनिर्भर हो जाए, उस पर फोकस किया गया। आफ्टर फिफ्थ
प्लान मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी वो आई 78-80 में। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 5 ईयर प्लान नहीं चाहिए, हम रोलिंग प्लान बनाएंगे, 1 साल का एक प्लान बनाएंगे, देखेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ इकोनॉमी को, फिर दूसरे साल में प्लान को देखेंगे। तो इन्हें बोलते हैं रोलिंग प्लान। मतलब पहले 1 साल में देखा आपने कि क्या फ़ायदा हुआ, फिर सेकेंड ईयर आपने वही इम्प्लीमेंट किया या उस पर इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट किया। तो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आई थी 79 के बाद, तो उन्होंने फिर से ब्रेक दिया एक तरह से और रोलिंग प्लान 2 साल के निकाले। तो रोलिंग प्लान में था कि हम प्रोग्रेस हर साल देखेंगे और फिर नया प्लान उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। जब 2 साल का ये रोलिंग प्लान के बाद 6th 5 ईयर प्लान आया, 6th 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया सबसे ज़्यादा कि गरीबी हटाओ। अब गरीबी कैसे हटेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो उस टाइम जो ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप किया जाए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, जो नरेगा की भी जो मतलब एक तरह से NREM जो पहले था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के सारे वहाँ के रूरल एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए। तो एक तरह से वहाँ पे इसकी नींव है, बाद में इम्प्लीमेंट हुआ बट मतलब उसकी नींव वहाँ से है। तो जो गरीबी हटाओ का जो मेन एक मतलब टारगेट 4th प्लान में रख दिया गया था, पर जो मेन फोकस किया गया, सारा इन्वेस्टमेंट उस प्रायोरिटी एरिया पे डाला गया, वो 6th 5 ईयर प्लान से डाला गया। और 6th 5 ईयर प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल। उसने जितना GDP ग्रोथ का टारगेट रखा था उससे ज़्यादा अचीव किया। अब नाउ वी कम टू 7th 5 ईयर प्लान। जो 7th 5 ईयर प्लान था वो प्रणब मुखर्जी थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, एंड देन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड। मतलब उस टाइम जो प्रणब मुखर्जी का था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ही फोकस रहा 7th 5 ईयर प्लान का, जिस तरह जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाएं उस वक्त वो करी गई, इम्प्लीमेंट की गई। अब उसके बाद फिर से 89 के बाद जो 85 से 89 का 7th 5 ईयर प्लान आया, फिर से उसके बाद जो 2 साल का एनुअल प्लान आए, उसके बाद फिर से मतलब 5 ईयर प्लान में ब्रेक आया। तो उस वक्त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वो एनुअल प्लान आए थे, क्योंकि एक 5 ईयर प्लान तभी हो सकता है जब स्टेबल गवर्नमेंट हो। बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो वो किस तरह से प्लान पे फोकस करें या इम्प्लीमेंट करें अपने रिसोर्सेज को। तो 7th 5 ईयर प्लान के बाद भी 2 साल का एनुअल प्लान का गैप आया। अब आता है 8th 5 ईयर प्लान जो 92 से 97 में था, जिसपे जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल के ऊपर था। PV नरसिम्हा राव उस टाइम थे प्राइम मिनिस्टर। और आप ये देखिए कि 92-97 मतलब जो 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो उस टाइम आई थी जिसने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, बिल्कुल इकोनॉमी को बदल ही दिया। अब 9th 5 ईयर प्लान जो था, 9th 5 ईयर प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जिसमें डायरेक्ट किया गया कि जो भी ग्रोथ हो, भाई इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है पर जो भी ग्रोथ हो वो सोशल जस्टिस के ऊपर हो, कि जो भी लोग हैं गरीब ही ना रह जाएं या मतलब छोटे तबके को कुछ मिल ही नहीं पाए, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको इक्विटी मिलनी चाहिए, लाइक सबको इक्वली फ़ायदा होना चाहिए डेवलपमेंट का। बट ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से या एशियल जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसकी वजह से ये 9th 5 ईयर प्लान भी फेल हो गया। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे के जो प्लान है उनके लिए सॉरी इट इज नॉट मूविंग। या 10th 5 ईयर प्लान की अब बात करेंगे। 10th 5 ईयर प्लान में जो GDP जो ग्रोथ रेट था वो 8% था, डबल का पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स। मतलब उसका मेन टारगेट था जो कि 2002 से 2007 के बीच में था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 10 साल के अंदर अंदर बढ़ा दी जाए। अब जो 11th 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ का मेन टारगेट रखा गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सब लोगों को ग्रोथ में इंक्लूड किया जाए, कोई भी छूट ना जाए, किसी का भी नुकसान नहीं हो, या जो गरीब है वो गरीब ही ना रह जाए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हर किसी को इंक्लूड किया जाए, चाहे वो जेंडर वाइज डिफरेंस नहीं रखा जाए, रिच वाइज या इनकम वाइज डिफरेंस नहीं रखा जाए, हर कोई पार्टिसिपेट करे ग्रोथ में। C रंगराजन ने टारगेट रखे थे इसके लिए, 8 to 10% ग्रोथ का टारगेट रखा था। IMR लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या जो टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करने का टारगेट रखे गए थे। अब आता है 12th 5 ईयर प्लान जो कि एक तरह से हमारा लास्ट फॉर्मल प्लान था, जो कि 2012 से 2017 तक का था, जिसमें थीम थी कि फास्टर ग्रोथ रखी जाए, सस्टेनेबल रखी जाए,
रिसोर्सेज का मतलब इतना ज़्यादा भी यूटिलाइजेशन नहीं हो जाए कि एनवायरनमेंट पे प्रॉब्लम हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। टारगेट ग्रोथ रेट्स 9% रखा गया, एग्रीकल्चर के लिए 4% रखा गया, रिडक्शन पॉवर्टी में कितना होना चाहिए कि 10% अब तो रिडक्शन होना चाहिए गरीबी में। IMR MMR जो मैंने बात करी थी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितना होना चाहिए, चाइल्ड सेक्स रेशो कितना होना चाहिए। तो मतलब एक तरह से ओवरऑल वर्क किया 12th 5 ईयर प्लान ने, हर एरिया को थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की टारगेट रखा गया। अब नाउ इंक्रीज मीन स्कूल ईयर्स, फॉरेस्ट कवर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रूरल टैलेंट डेंसिटी। मीन जो स्कूल ईयर्स थे उनको बढ़ाने का, ऑब्वियसली एजुकेशन जो थी एक मेन टारगेट था, फॉरेस्ट कवर जो था एक मेन टारगेट था, बिकॉज एम्प्लॉय जो एनवायरनमेंट को एक सस्टेनेबल ग्रोथ रखा गया था, तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी एक फोकस किया गया कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त फॉरेस्ट कवर जो कि बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा था और जिससे क्लाइमेट चेंज जो हमारे सामने एक नई समस्या थी, उस पर जो ध्यान दिया गया वो 12th 5 ईयर प्लान में दिया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखा गया। एंड नाउ वेलकम टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, मैं नीति आयोग की वेबसाइट से ही मैंने ये वाली स्लाइड ली है। तो इसमें नीति आयोग, क्योंकि अभी हमारे पास आफ्टर 2017 12th 5 ईयर प्लान के बाद हमारे पास कोई 13th 5 ईयर प्लान का कोई फॉर्मल वो नहीं है ड्राफ्ट, तो हमारे पास कोई 13th 5 ईयर प्लान कोई फॉर्मल वे में नहीं है। बट अब नीति आयोग जैसे चेंज हो गया है, तो नीति आयोग ने किस तरह से पहले 15 सालों का विजन बनाया है, 7 साल की स्ट्रैटेजी बनाई है और 3 ईयर का एक्शन एजेंडा बनाया है। मतलब 15 साल का विजन माइंड में है नीति आयोग के कि 15 साल में क्या क्या करना है, 7 साल में क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और इन 3 सालों में क्या एक्शन होना चाहिए। तो जो 15 साल का जो विजन स्ट्रैटेजी एंड जो 7 ईयर की जो स्ट्रैटेजी है वो अभी भी फॉर्मुलेट हो रही है नीति आयोग पे। अगर आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन गो टू नीति आयोग वेबसाइट एंड चेक एवरीथिंग। सो राइट नाउ we don't have any 13th 5 year plan. Okay, so we have नीति आयोग now, जिसमें 15 साल का विजन प्लान रखा गया है, 7 ईयर की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए एंड 3 साल का एक्शन प्लान। ओके, तो यहाँ पर 12th 5 ईयर प्लान था जो हमारा वो लास्ट था एक तरह से 5 ईयर प्लान में। Now I'll come to objectives of different plans and development strategy. देखो, हर प्लान की क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज प्लान्स 5 ईयर प्लान्स के बारे में यही क्वेश्चन जो आता है उसी में आपको ये भी ऐड करना होगा कि उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तरह से जस्ट मैं हल्का सा रिकैप ही है ये। फेज 1 जो थी ग्रोथ ओरिएंटेड थी, मतलब अगर डिफरेंट प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स का डिसाइड किया जाए तो उनको 3 फेजेस में बांटा जाता है कि फेज वन मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड कि कितनी ग्रोथ होनी चाहिए। अब आप सोचो कि 1950 में एक तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत फेमाइंस आ चुके थे, बहुत लोग मर चुके थे, वॉर का भी एक वो था, पार्टीशन का भी एक इम्पैक्ट था। तो एक तरह से जो फर्स्ट प्लान था वो रिपेयर प्लान था। ओके, सेकेंड प्लान जो था वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम बाहर से इम्पोर्ट करे जा रहे हैं इससे बेटर है अपने अंदर ही, यहाँ पर ही कंट्री के अंदर ही इंडस्ट्रीज लगाई जाएं। तो सेकंड प्लान का वो टारगेट था। अब थर्ड प्लान में हम आते हैं तो बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे और इकोनॉमिक पावर को ये जो रिच के हाथ में ही जाती जा रही है, जो प्राइवेट के हाथ में जाती जा रही है, उससे बचाए। तो फेज 1 में मोस्टली इट वाज अ रिपेयर प्लान, इट वाज अ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंपोर्ट्स घटाए जाएं एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। एंड द थर्ड 5 ईयर प्लान वाज पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करे। Now we'll come to second phase. अब फर्स्ट फेज थी ग्रोथ ओरिएंटेड। ओके, यहाँ पर जो सेकंड फेज है वो है इक्विटी ओरिएंटेड और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इक्विटी मतलब सब लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सोशल जस्टिस हो और इनइक्वालिटी कम हो। तो जो एनुअल प्लान्स थे उसमें भी एडेप्टेशन किया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के बारे में। फोर्थ प्लान में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, फिफ्थ प्लान में एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, सिक्स प्लान में टारगेट ग्रुप अप्रोच की अगर ये मतलब इतना टारगेट रखा जाए एग्रीकल्चर के लिए कितने % हमें ग्रोथ चाहिए या इंडस्ट्री के लिए इतने % ग्रोथ चाहिए, तो एक तरह से टारगेट अप्रोच हमें रखी गई 6 5 ईयर प्लान जो कि सक्सेस प्लान था। 7th 5 ईयर प्लान था डायरेक्ट अटैक किया गया प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब 7th प्लान में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि गरीबी कैसे हटाई जा सकती है, सीधा उसको टारगेट किया गया। अब जो फेज थर्ड थी, फेज थर्ड was very important. फेज थर्ड थी
एलपीजी वाली स्टेज, लाइक जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अभी आपको पढ़ाऊंगी, तो इस टाइम पर जो स्ट्रक्चर थी वो पूरी चेंज होनी थी इकोनॉमी की। तो एक्सपोर्ट्स जो थे वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई गई कि अपने ही कंट्री को इतना वो बना दिया जाए सेल्फ सफिशिएंट कि अब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और मार्केट को खोल दिया जाए, लाइक फॉरेन ट्रेड को खोल दिया जाए। अगर फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं कर पाएँ, यहाँ के लोग बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो वो कर पाएँ। तो एक तरह से इकोनॉमी को खोल दिया गया है, लिबरल कर दिया गया। 9th एंड 10th प्लान में ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जैसे मैंने बोला कि पोस्ट लिबरलाइजेशन की स्टेज है ये, यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि सोशल जस्टिस भी मेंटेन रहे। 10th 5 ईयर में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की। इंक्लूसिव ग्रोथ जबकि हर सेगमेंट और हर पर्सन जब ग्रोथ का मतलब पार्टिसिपेट करता है ग्रोथ में, किसी कंट्री के विकास में, आर्थिक विकास में, सो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सब लोगों का इंक्लूजन किया गया है उसमें, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का हो, किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, तो वो सब इंक्लूड होने चाहिए, सब लोगों का मतलब फ़ायदा देखना चाहिए। सो 12th 5 ईयर प्लान था जो कि सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस था। सो तीन स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज रिपेयर वाली थी जो ग्रोथ ओरिएंटेड थी। सेकेंड स्टेज इक्विटी ओरिएंटेड थी, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए 7th प्लान तक। देन पोस्ट लिबरलाइजेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की थर्ड फेज, जिसमें हम जो कि मोस्टली 1991 के बाद है, बिकॉज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी 1991 में आई, 1991 में। अब जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो रखी गई वो क्या है, मतलब पूरे प्लान्स की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या है? डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है कि इंडिकेटिव प्लानिंग है, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट जस्ट इंडिकेट, गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है कि ऐसे ही करना है, मतलब जस्ट एन इंडिकेशन फॉर द स्टेट अथॉरिटी और द सेंट्रल अथॉरिटी कि इतने टारगेट्स हैं यहाँ पर अचीव करना है, बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, मतलब बहुत फॉलो। जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे बोला है कि आप ये चैप्टर याद करके आना, और फिर मैं पर अगले दिन अगर आप नहीं आए तो मैंने कहा यही चैप्टर ही याद करना है, अभी करो, मतलब इस तरह से मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट थी, उसने जो प्लानिंग कमीशन थी वो इंडिकेट करती थी गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करती थी कि आपको ऐसे ही करना है। सो दैट वाज इंडिकेटिव प्लानिंग। ग्रोथ विद जस्टिस, ग्रोथ का ये ध्यान रखा गया कि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ती जा रही है वो उसमें न्याय भी रहे हर लोगों के सामने, कि अगर गरीब और गरीब होते जाएंगे और रिच होते जाएंगे तो वो एक तरह से न्याय नहीं है। तो ग्रोथ विद जस्टिस जो था वो भी एक प्लानिंग का जो एक स्ट्रैटेजी रखी गई। रिसोर्स एलोकेशन मतलब किस तरह से कैपिटल को, लैंड को जो है यूज़ किया जाए या मनी को यूज़ किया जाए, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पर नहीं किया जाए, उस चीज़ का ध्यान रखा गया। अच्छा बस सबको क्वार्टर नाउ एडवाइजर टू स्टेट्स, मतलब जो स्किलिंग इंडिया, एडवाइजर ऑफ स्टेट का भी एक स्ट्रैटेजी रखा गया कि जो स्टेट्स को जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, मान लो कि जो महाराष्ट्र है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है बट जो बिहार है वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, तो स्टेट्स को एक तरह से एडवाइजिंग दी गई कि किस तरह से आपको ऊपर जाना है, किस तरह से अपनी लेबर फोर्स को आपको स्किल करना है और ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है। थिंक टैंक मतलब अचीविंग ग्रोथ टारगेट, मतलब एक थिंक टैंक बनाने की बात करी गई कि जो भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो कि बड़े समाजशास्त्री हैं, या जो मतलब साइंस रिलेटेड फील्ड में है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में है, सबका एक थिंक टैंक बनाने की कोशिश की गई। प्लानिंग कमीशन में सारे जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें हर सेक्टर में, तो एक थिंक टैंक बनाने की बात करी गई, एक स्ट्रैटेजी रखी गई। रिमूवल ऑफ करप्शन को दूर करना बहुत ज़रूरी था एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, तो एक वो टारगेट रखा गया, स्ट्रैटेजी रखी गई। गुड गवर्नेंस मतलब देखो कोई भी प्लान हो या कुछ भी अगर रखा जाए, तो अगर गवर्नेंस सही नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए गुड गवर्नेंस को भी एक स्ट्रैटेजी की तरह रखा गया। जैसे ई गवर्नेंस वगैरह का भी जो कॉन्सेप्ट है वो गुड गवर्नेंस से ही आया कि सारी गवर्नेंस को मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सके, सारे प्लान्स जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो इतना मनी इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, वो सही जगह जा भी रहा है या नहीं, तो इस तरह का गवर्नेंस हो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज टू बी स्ट्रेंथन, मतलब ऐसे नहीं हो कि डेमोक्रेटिक जो हमारा एक जो मेन वो है वो
उसकी प्रॉब्लम हो कुछ उसमें, मतलब सब लोग अपनी बात को रख पाएँ, सब लोग जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उनमें कोई परेशानी ना आए। सो दैट वाज़ अ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। सो नाउ जस्ट अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस टारगेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 6 एंड 9th प्लान हैड अचीव्ड टारगेट मोर देन व्हाट दे हैड टारगेटेड। ओके, उन्होंने अचीव किया। तो फर्स्ट प्लान का जो ये है, ये स्लाइड आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लान में ऑब्वियसली टारगेट था 2.8, बट अचीव कितना किया? 3.6, लाइक बहुत ज़्यादा अचीव किया। बाकी सब में कम अचीव कर रहे हैं, पर आप 6 प्लान में यहाँ पर आओगे तो 6 प्लान में देखोगे 5.2 टारगेट रखा गया था जीडीपी का, बट 5.5% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव की गई। अब एक है 9th 5 ईयर प्लान, जिसमें 5.4% ही टारगेट रखा गया था, बट 6.5% अचीव किया गया। सो बाकी सब प्लान्स में they fell short of the target. ठीक है, तो ये सिंपल जस्ट जानने के लिए था। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो यू कैन। नीति आयोग जो है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, इट्स अ पॉलिसी टैंक फॉर द गवर्नमेंट। जैसे मैंने बोला कि अभी चेयरमैन जो है उसके वही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो 5 ईयर का प्लान ना बना के लंबी स्ट्रैटेजी की विजन प्लान क्या होना चाहिए। और नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन एंड एम्स टू, मतलब रिप्लेस हो गया प्लानिंग कमीशन, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब नीति आयोग है। ओके, तो जो कि हमारी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग का? कि टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स, स्ट्रैटेजीज। मतलब हर सेक्टर में किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए, उसका एक बड़ा विजन बनाना। ठीक है, सब तरह से देखना कि ब्रॉड वे में क्या क्या किया जा सकता है। एक 15 साल का विजन रखना। ए प्री पीपल प्रोएक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट। प्री पीपल मीन्स लाइक लोगों का ध्यान रखा जाए, प्रॉब्लम्स आने से पहले किस तरह से टैकल किया जा सकता है इकोनॉमी को। एक पार्टिसिपेटरी की हर कोई जो सेगमेंट है इकोनॉमी का वो पार्टिसिपेट कर सके। तो एक तरह से ये एजेंडा रखा गया नीति आयोग के द्वारा। तो ये नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंक्लूजन, नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग। मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग को कि इकोनॉमिक प्लानिंग हेल्प इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज ऑफ डिजायर्ड मैनर। ऑब्वियसली जो पहले जो रिसोर्सेज थे उनको एक डिजायर्ड मैनर में एक मोबिलाइज करने के लिए, एलोकेट करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग ने हेल्प किया। जो ऑब्जेक्टिव थी इकोनॉमिक प्लानिंग की वो रिड्यूस इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ करना या बैलेंस रीजनल ग्रोथ हर जगह, या मॉडर्नाइजेशन करना, ये सब इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। ईच 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ एक सर्टेन टारगेट रखा गया जीडीपी को वो करने का, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किस जगह ज़्यादा, किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड की गई प्लान्स के द्वारा। मोस्ट ऑफ द प्लान्स कुड नॉट अचीव द टारगेट। तो बहुत सारे प्लान्स, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट 6 एंड 9th प्लान के अलावा बहुत सारे जो प्लान्स थे वो अपने टारगेट से कम रहे। सो नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करूंगी वो मैं करूंगी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो बिफोर दैट आई जस्ट चेक द थिंग। पर मैं क्वेश्चंस जो डील करूंगी मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं अभी आप लोगों के तो। 76 messages are here, so I'll just check. Just give me a bit time, okay? Like I'll just look at the thing is like operating this. Scrolling some questions. Outline the quantitative, okay, India's population growth last decade. Please doubts about RAF, मोदी जी तालिका वाले पैकेज से इकोनॉमी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, हाँ, मैं आपसे ना यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये जो आप मुझसे क्वेश्चन अभी आउट ऑफ द टॉपिक पूछ रहे हैं उनको मैं डील कर सकती हूँ, उनको मैं ईमेल के द्वारा डील करूँगी। टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं वो करे जाएं, बट मुझे जो मतलब यहाँ पर मैं अपने पॉलिटिकल व्यू सॉरी या अभी नहीं देना चाहूँगी। मैम, हाउ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, दिस इज ऑल क्वेश्चंस राइट नाउ 10:16. Is there any way to watch previous sessions? Okay, I don't know. Technical questions I cannot handle. Okay, only SOL team will be handling your things. And the role of deficit financing by most of the peoples to fund agriculture sector. ये भी मैंने आंसर कर दिया था. So अभी मैं चाहती हूँ मैम, please send your number. Please, I cannot send my number. Okay, I had already told. I had given you guys. I had given you my email ID. You can email me.
व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है मतलब वो आपको समझना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दिस कैमरा इज मूविंग बट लाइक इट्स रियली डिस्टर्बिंग। ओके, सो इकोनॉमिक जो ग्रोथ का जो और डेवलपमेंट का क्या है, देखिए ग्रोथ इज व्हाट, ग्रोथ है वन डायमेंशनल एंड डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल थिंग। ग्रोथ मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक अगर देखें कि बच्चा जब मतलब पैदा होता है वो बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, मतलब वो बड़ा होता जा रहा है। सो ये जो है मतलब सिंपल ग्रोथ है। तो एक बच्चे की ग्रोथ हुई, अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो दैट इज लाइक वन डायमेंशनल थिंग। बट अगर बच्चे का हम सब चीज़ें देखें कि उसका माइंड कितना बड़ा, उसमें कितनी नॉलेज आए, उसने कितने चीज़ों में मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, या क्या उसकी स्किल्स उसकी कितनी बड़ी, तो उन सब चीज़ों को जब हम अकाउंट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ है वो सिंपल एक होती है। जैसे हम ग्रोथ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं तो हम या तो जीडीपी के टर्म में देखते हैं, नेशनल इनकम के टर्म में देखते हैं, या पर कैपिटा इनकम के टर्म में देखते हैं, पर वन डायमेंशनल। बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब चीज़ों का डेवलपमेंट है कि हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, हर सेक्टर बढ़ रहा है, और सोशल जस्टिस कितना हो रहा है। तो जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है, ग्रोथ जो है वो एक नैरो टर्म है। आई होप लाइक आई हैड जस्टिफाइड दिस क्वेश्चन। मनीषा, फॉर होम टू प्लान का भी पूरत इसमें ऐड कर सकते हैं मैम। फॉर होम टू प्लान, फॉर होम टू प्लान देखो इंडियन इकोनॉमी की अभी हम बात कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में कितनी प्रॉब्लम है, हम उसके प्लान ही डिसाइड करता है कि कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ऑब्वियसली फॉर होम टू प्लान वीकर सेक्शंस के लिए, गरीबी हटाओ जो हम अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम गरीब के लिए कर रहे हैं। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कर रहे हैं। तो दिस इज आई थिंक वेरी ऑब्वियस थिंग मैम। These objectives are the long-term objectives of planning ना, and economic planning and economic in one। देखो हाँ, या दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब जो एक प्लानिंग कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि हाँ ये सब चीज़ें फोकस की जाएंगी। ओके मैम, कैन आई गेट दिस वीडियो आफ्टर द सेशन? आई डोंट नो दिस टेक्निकल क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी कि टेक्निकल क्वेश्चंस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगे। यस मैम, मोदी जी ने बताया था सेल्फ रिलायंस के बारे में। यस सेल्फ रिलायंस, बट इट वाज लाइक फ्रॉम 4-5 प्लान में आ चुका था सेल्फ रिलायंस। जो आत्मनिर्भरता थी वो हमारा प्लानिंग में फर्स्ट वो था। अभी जो हम सिंपल वो कर रहे हैं वो रिपीटेटिव थिंग्स चल रही हैं, बट ये बहुत पहले आ चुकी हैं। आत्मनिर्भर होना ही हमारे मतलब जो सेल्फ रिलायंट होना हमारा मेन टारगेट था प्लानिंग जब आई थी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी, हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी कि हमें सेल्फ रिलायंट होना ही था कि जितने हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पॉपुलेशन का प्रेशर जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसको भी टैकल करना था। तो सेल्फ रिलायंस वाज लाइक ओनली थिंग, यू नो, दैट वाज इन 4-5 year plan। वी मेड इट obvious। Okay, my email, okay, I'm sorry, please send me the email. I'll reply with the notes. I'll not check the emails from here. Okay, please send me the email and I'll reply you guys. I'll send you whatever I could, like these PPT I can send मैम। डिसइन्वेस्टमेंट अभी मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे आऊँगी, मैं अभी समझाऊंगी, अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है। मैम, व्हाट इज द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्लानिंग? देखो शॉर्ट कमिंग, मेजर अकॉम्प्लिशमेंट वही रहे हैं कि गरीबी हटी है, बट कितने लेवल पे हटी है वी कैन नॉट से दैट। लाइक जितना हमने अचीव, टारगेट जो था हमारा उससे हमने बहुत कम अचीव किया है। तो बहुत सारे जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, बहुत सारे प्लान्स फेल भी हुए हैं जिन्होंने उतना ग्रोथ नहीं ले पाए। सो जो मेजर अकम्पलिशमेंट है वो ये है कि एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई गई है। जीडीपी ग्रोथ रेट अभी हमारा ज़्यादा है, सेक्टर्स का थोड़ा स्टेबिलिटी हो गया है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा है, बट इट्स नॉट दैट गुड, आई नो। और जो फेलियर्स हैं वो मोस्टली की इनइक्वालिटी अभी भी है, रिच और पुअर के जो बीच का जो गैप है वो अभी भी बढ़ रहा है, गरीबी अभी भी उतनी कम नहीं हुई है जितना हमने टारगेट किया था। तो इकोनॉमिक जो प्लानिंग के आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, और सारे प्लान्स के जो मैंने जो स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, आई ट्राई टू प्रोवाइड यू बाय ईमेल। सो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाए। समहाउ सम प्लानिंग्स गॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ आउटर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे वॉर हो गया। अब 1961 के अराउंड या 62 के अराउंड जब इंडिया चाइना और ये जो चाइना पाक वॉर हुआ था उसका इम्पैक्ट जो इंडिया पे पड़ा था,
एंड जो फेमाइंस बीच में आए थे उनका जो इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा था, तो एक तरह से उस वक्त के जो प्लानिंग फेल हुई, वो भी एक मेन प्रॉब्लम थी. अब मैम स्लाइड्स आर नॉट क्लियर. भाई स्लाइड्स आर नॉट क्लियर. आई थिंक out the timeline of the planning slide. Zoom out, that was not possible because मैंने slide show में ही आपको करके दिखाया था उसको. DD, I don't understand. Ma'am, can you provide this book here for short copy? I'll try to provide you, but first check SOL website. I think they have uploaded some of the material. Please check out that. And what is the role of distribution system? PDS, यहाँ पर PDS का like economic food security से related है ये. और जब हम पॉवर्टी हटाने की बात कर रहे हैं तो जो PDS है लाइक सब लोगों के पास खाना पहुंच पाए, और तो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा था कि जिसके अकॉर्डिंग गरीब जो लोग थे उनके पास राशन जो है राशनिंग की गई, मतलब एक कि इतना तो उनको मिल ही जाना चाहिए, ठीक है, ताकि एक इक्विटी इस्टेब्लिश की जा सके, इनइक्वालिटी दूर की जा सके, सोशल जस्टिस अचीव किया जा सके, कि गरीब जो हैं वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि उनको कुछ मिले ही नहीं. That's why like PDS, I think यहाँ पर मैं PDS को वैसे डिस्कस नहीं कर रही थी, it was not the topic. मैम स्लाइड नहीं दिख रही हैं टाइमलाइन के प्लान में, टाइमलाइन वाले प्लान में. ओके, I'll try to provide you the slides. कुछ दिख नहीं रहा है मैम. I also want notes of both classes. Where can I get? We should write details. Also of the plans. Yes, थोड़ी सी आप डिटेल लिख दो प्लान्स की ना, बिकॉज वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है. आप पहले प्लान्स के जो मैंने फेजेस बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था लाइक फर्स्ट जो फेज थी वो ग्रोथ ओरिएंटेड थी, थर्ड 5 ईयर प्लान तक थे वहाँ पे. उसके बाद इक्विटी ओरिएंटेड ग्रोथ रेट आई, उसके बाद लिबरलाइजेशन वाली जो स्टेज थी वो थी. उसमें क्या क्या प्लान्स थे, प्लान्स का क्या क्या टॉपिक है, मतलब फर्स्ट प्लान किस पे बेस्ड था, हेरोडोमर पे था, सेकंड प्लान महालन ऑफिस पे था. थोड़ी थोड़ी डिटेल आप लिख सकते हो ऑब्वियसली, बट जो फोकस है जैसे मेन जो पॉइंट्स है, जैसे गरीबी हटाओ कब आया था वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था, तो यू कैन मेंशन ऑब्वियसली दीज थिंग्स इन योर एग्जाम. क्या ह्यूमन रिसोर्स का कवर यूटिलाइज इकोनॉमी के लिए खराब है? क्या ह्यूमन रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन? देखो ओवर यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स का हो ही नहीं रहा है अभी तो इकोनॉमी के लिए खराब कैसे होगा अगर हर ह्यूमन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग. सो ओवर यूटिलाइजेशन तो वो तो आती ही नहीं है बात जब हम यहाँ पे ऑलरेडी अंडर यूटिलाइजेशन में हैं. ह्यूमन रिसोर्स पता है कब यूज होता है? ह्यूमन रिसोर्स तभी यूज हो पाएगा जब ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में लाया जाएगा. और ह्यूमन कैपिटल कैसे आएगा? जितनी भी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको स्किल्ड किया जाए, उसको एक कि वो लेबर जो मार्केट में है वो मार्केट में यूजफुल हो. मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मतलब जस्ट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. ह्यूमन रिसोर्स हम कहते हैं कि हाँ कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो कंज्यूमर्स भी और मतलब बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से डिमांड जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो एक तरह से पॉसिबिलिटी जो बिजनेस की है वो बहुत ज़्यादा है. बट स्टिल जब लेबर को स्किल्ड नहीं किया जाएगा तो वो लेबर अनयूटिलाइज रह जाएगी, और अनयूटिलाइज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम आएगी. एक हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी मैंने कल बात की थी, हमारी इंडस्ट्री नहीं है कितने लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ऑब्वियसली ओवर यूटिलाइजेशन तो बात आती ही नहीं है. मतलब वी आर लाइक रियली अंडर यूटिलाइज पीपल. Can I get the recording of this chapter? I'm really sorry. I hope you guys can record like by yourself. I don't know, maybe if in your phone you have the screen recording system or not. I think in iPhone there is a screen recording system. मैम आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे? देखिए नोट्स वगैरह मैं बोल रही हूँ आपको, मेरे पास अभी स्लाइड्स हैं, नोट्स I'll talk to SOL about it, and SOL का एक बार वेबसाइट आप चेक करो, ऑलरेडी अपलोडेड हैं आई थिंक सम नोट्स. सो जो कि आपके वाइज 12th का एक्चुअल टारगेट कितना अचीव हुआ. 12th का जो टारगेट था वो आई थिंक 9% के अराउंड था, बट टारगेट कम ही अचीव हुआ था, 8% के अराउंड अचीव हुआ होगा. व्हाट इज डेफिसिट प्लानिंग? देखो डेफिसिट प्लानिंग होती है कि जब गवर्नमेंट के पास मतलब जो है अपने पास से पैसे निकाल के गवर्नमेंट को लगाने पड़ते हैं एक तरह से, मतलब जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है और जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का आया वो बहुत कम था, तो गवर्नमेंट को और पैसे RBI से जनरेट करवाने पड़ते हैं. तो लाइक जब हम और रिसोर्सेज वो करते हैं तो एक तरह से जो डेफिसिट जो इकोनॉमी में आया उसके लिए जो प्लानिंग की जाएगी उसको हम डेफिसिट प्लानिंग का बोलते हैं.
प्लीज मैम व्हाट्स अ महालनोबिस मॉडल हैवी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड था. कैन यू शेयर ईमेल आईडी प्लीज आप चेक करो. neha313@gmail.com. मैम should we learn the percentage of the years, should we just type the theory part? No, I think like यहाँ पे प्लानिंग में आप याद कर सकते हो परसेंटेज कितना था. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज प्लान्स के टारगेट्स थे इतने, कितने टारगेट्स रखे गए हैं. तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी होगा यहाँ पे डेटा को याद रखना. Can you send a PDF? This is email actual target. Okay, I think like repetitive questions हैं अभी. I think I had dealt with all. Ma'am, your teaching style is very good. Okay, thank you for the compliment. 5-year plans की सारी details लिखनी होंगी. Yes, 5-year plans की detail obviously लिखनी होंगी guys. मतलब अगर 5-year plans पूछा गया है तो आपको सब कुछ बताना होगा. अभी देखो 11:21 हो गया. आई थिंक क्योंकि मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं करूँगी तो वो कवर भी नहीं हो पाएगा आपका. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो सॉरी गाइस, लाइक मैं क्वेश्चंस पे दोबारा जाऊंगी लास्ट के 5 या 10 मिनट्स में. या प्लीज़ ईमेल मी योर क्वेश्चंस, आई विल रिप्लाई यू बाय ईमेल. या मैं कल के सेशन में जो स्टार्टिंग का जो मैं 15 मिनट का सेशन लूँगी उसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगी. प्लीज़ ईमेल मी. ओके, अब आते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है. ओके, इसे हम बोलते हैं एलपीजी. एलपीजी वाला गैस वाला एलपीजी नहीं है ये. दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए जुलाई 1991 में इंडिया ने एक सीरीज ऑफ मेजर्स लिए इकोनॉमी की पूरी स्ट्रक्चर को बदलने के लिए. 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने डिसाइड किया ये चीज़ की जो इकोनॉमी है, मतलब अर्थव्यवस्था को थोड़ा खोल दिया जाए. अर्थव्यवस्था जो है वो मतलब बिल्कुल चेंज हो जाए उसकी स्ट्रक्चर. तो जो मेन पॉलिसीज थी वो थी लिबरलाइजेशन. इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब अंदर से भी इकोनॉमी को बाहर वाली इकोनॉमीज के लिए, दूसरी कंट्रीज के लिए खोल दिया जाए. लिबरलाइजेशन मतलब फ्री कर दिया जाए, एक तरह से ओपन कर दिया जाए इकोनॉमी को, तो जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ सके. एक्सटेंडिंग प्राइवेटाइजेशन मतलब जो प्राइवेट ऑनरशिप है कंपनीज की वो बढ़ा दी जाए. लाइक गवर्नमेंट का रोल थोड़ा प्रोडक्शन में कम करके प्राइवेट लोगों को ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए अलाउ कर दिया जाए. एक तरह से कैपिटलिस्ट अप्रोच जो हम बोलते हैं. ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मतलब ग्लोबलाइजेशन जिसमें लिबरलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब सारी जो ग्लोबल जो ट्रेड है एक तरह से वो अलाउ कर दिया जाए. मतलब ग्लोबली अपनी इकोनॉमी को आप खोल दे रहे हो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड के लिए. और ग्लोबलाइजेशन में वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडवे टेक्नोलॉजी एंड मोबिलाइजेशन जो है वो सब चीज़ों का चेंज कर दिया गया उस स्ट्रक्चर को. तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस थी पहले ट्रेड में उनको कम कर दिया गया. अब जो इंडिया की इकोनॉमी थी ओपन कर दी गई, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना इजी हो गया. तो नाउ यहाँ पर द टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म ब्रॉडली इंडिकेट्स नेसेसरीली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल इवेंट्स. मतलब लिबरलाइजेशन जो ये एलपीजी जो पॉलिसी है, मैं शॉर्ट टर्म में ही बोलूँगी अभी. एलपीजी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स किए गए. देखो पहले जो फॉरेन ट्रेड था उसमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, बाद में उन रेस्ट्रिक्शंस को खोलने का काम किया गया. ये रेस्ट्रिक्शंस कम की गई, जो ट्रेड बैरियर्स जिन्हें हम बोलते हैं, टैक्सेस जो होते हैं उनको कम किए गए. और मतलब एक तरह से इन इंक्लूड द फंक्शन ऑफ कंट्रीज स्पेंडिंग लेवल पैरेलल टू इट्स इनकम. मतलब फिस्कल डेफिसिट जो हमारा हो रहा है कि एक तरह से बाहर से भी हमें फ़ायदा हो, जो हमारा जो फॉरेन करेंसीज हैं या एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट्स है वो वहाँ से भी आए. तो जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो अर्न नहीं कर पा रही है, जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, जो टैक्सेस से जो रेवेन्यू आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास उतना आ ही नहीं पा रहा है. तो उसको जो डेफिसिट था उसको कम करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स किए गए. इंपोर्ट ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारे इंपोर्ट्स बहुत तब भी ज़्यादा थे. इंपोर्ट्स को कम करने के लिए भी ये डिसीजन लिया गया बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव में जाता था मोस्टली इंपोर्ट की वजह से. और दीज एडजस्टमेंट्स आल्सो रिक्वायर मार्केट चेंज इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमी फ्लेक्सिबल. अब जब देखो ये सब एलपीजी हमने कर तो दिया, एलपीजी करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर भी चाहिए थी. मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स अगर कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर आना चाह रही है, इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो उसके लिए ईजी हो रूल्स, या
अगर यहाँ से कोई जो डोमेस्टिक कंपनी है या डोमेस्टिक इंडस्ट्री है कुछ बाहर बेचना चाह रही है, तो उसके लिए रूल्स जो हैं ईजी हों, तो एक तरह से एडजस्टमेंट्स किए गए मार्केट में, चेंज किया गया। नाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी 1991 में करी गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाय द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन, मतलब इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए ये डिसीजन लिया गया कि हम मोस्टली जो मशीनरी है वो अपने यहाँ पर ही बनाने लगे, जो टेक्नोलॉजी है जो बाहर से हम ला रहे हैं उसको खोल दें गेट्स को अपने इकोनॉमी के, और बाहर से जो भी टेक्नोलॉजी आ सकती है उसको करें, और उससे हम और सीकर अपना ही प्रोड्यूस करने लगे। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह वाज द मेन catchers of this, and reasons for implementing, क्या रीजन था? देखो पहले उस टाइम पर 1991 में जो पब्लिक सेक्टर था, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दैट वाज नॉट, बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, जो कंपनीज थी वो नुकसान में जा रही थी, जो बड़ी बड़ी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी वो नुकसान में जा रही थी, इतना प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा था, जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ही लिमिटेड था, और फॉरेन एक्सचेंज जो थे हमारे गिरे जा रहे थे, क्योंकि जो इंपोर्ट्स थे वो ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे, तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मतलब जो इनकम थी वो बहुत कम थी, देयर वर मोर एक्सपेंडिचर देन इनकमिंग, बहुत ज़्यादा खर्चा था एंड रेवेन्यू बहुत कम था। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पर आना ही नहीं चाह रहे थे, बिकॉज गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा होते थे, टैक्स नोट्स जो थे, मतलब टैक्सेशंस बहुत हाई थे उस टाइम पे, तो ये इन चीज़ों की वजह से लाना ज़रूरी हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि इकोनॉमी को बिल्कुल चेंज कर दे, मतलब जिससे हमें फॉरेन ट्रेड भी मिल पाए, हमारी इनकम बढ़ पाए, इकोनॉमी की जो भी कैपिटल फॉर्मेशन है वो हो पाए, तो मतलब देयर वाज अ नीड ऑफ सम ड्रास्टिक चेंज। अब जो लिबरलाइजेशन है वो क्या है? फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द वे ऑफ ट्रेड इज नॉन एज लिबरलाइजेशन, मतलब जो गवर्नमेंट है जो डायरेक्ट कंट्रोल्स कर रही है कि इस इंडस्ट्री को बाहर ट्रेड कर लेना चाहिए पर इस इंडस्ट्री को नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट कंट्रोल है, या लाइक अगर आप बाहर इस सामान को बेच रहे हो तो इतना टैक्सेशन लगेगा, या इतने ट्रेड बैरियर, इतना कस्टम यूनियन का इतना वो टैक्सेशन रहेगा। सो मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि फिजिकल जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो कम हो गया ट्रेड में, मतलब इकोनॉमी को गेट्स खोल दिए गए भी, आप जिसको जिसके साथ ट्रेड करना है उसको इजी कर दिया गया। 1991 से पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, मतलब वहाँ पर पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, प्राइजेस पे कंट्रोल था, इंपोर्ट भी लाइसेंसिंग थी, रेस्ट्रिक्शन थे इन्वेस्टमेंट में, तो इन चीज़ों को हटाने के लिए लिबरलाइजेशन किया गया। तो लिबरलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप थे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, कि मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही लाइसेंस मिल सकता है पर दूसरी को नहीं मिलेगा, ये दूर किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम ही हटा दिया गया। कुछ इंडस्ट्रीज में अभी भी लाइसेंसिंग होती है जो कि बहुत क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे डिफेंस को भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर सब चीज़ों सब इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया जाता, पर जो मोस्टली एक हर जगह जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सिस्टम था जो कि रिजिड प्रोसेस होती थी उसको दूर किया गया। कंट्रोलिंग द प्राइसेस, जो पहले कंट्रोलिंग होता था कि अब प्राइसेस इतने ही रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने हैं, तो एक तरह से अब फ्री मार्केट कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया कि जो भी मार्केट डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होंगे। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी हटाया गया, क्योंकि पहले हर लोग मतलब जो भी इंपोर्ट करते थे उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, मतलब अगर सपोज लाइक मेरी कोई फैक्ट्री है और मुझे कोई मशीनरी बाहर से चाहिए तो आई नीड द लाइसेंस टू इम्पोर्ट दैट, पर अभी ऐसा नहीं है। तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग हटाई गई, मतलब लिबरल कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री सिंपल इतना ही इन्वेस्ट कर सकती है या इस इंडस्ट्री में इतना ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये जो रेस्ट्रिक्शंस थी ये गवर्नमेंट की तरफ हटा दी गई। तो लिबरलाइजेशन क्या था? गेट्स को खोलना, मतलब जो इकोनॉमी के गेट्स को खोल देना, एंड जो कंट्रोलिंग है प्राइसेस के उनको कम कर देना, जो लाइसेंसिंग चाहिए, लाइसेंसिंग जो सिस्टम है मे बी वो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग हो या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो, उसको कम कर देना, और इन्वेस्टमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शंस थी उन्हें भी हटा दिया गया। अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन क्या हुए? 4 जगह रिफॉर्म किए गए इंडस्ट्री में, फाइनेंस रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जो थे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मोस्टली थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटाना, ओके, और बहुत इंडस्ट्री में मतलब इंडस्ट्री को एक तरह से अलाउ करना, प्रोसेस को ईजी करना,
जो बिजनेस डालने की जो प्रोसेस है उसको इजी कर देना है। अगर कोई पर्सन नया इंडस्ट्री डालना चाहता है तो जो पेपर वर्क है उनको कम कर देना, लाइक उनको इजी कर देना, लिबरल कर देना, थोड़ा इजीली आप अपना काम करो। अब जैसे मैं आपको लिबरल कर देती हूँ, अगर एक क्लास में लिबरलाइजेशन का मेन वही मतलब है कि मैं क्लास में आपको बोल रही हूँ कि लाइक ठीक है, आई एम अलाउइंग यू टू गाइस लाइक टू टॉक, टू आस्क क्वेश्चंस, ओके, तो दिस लाइक आई एम मेकिंग यू लिबरल टू टॉक टू मी, टू इंटरैक्ट। सो इसी तरह से इंडस्ट्रीज को जो है लिबरल कर दिया गया। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए गए कि कहाँ पर कितने जो इन्वेस्टमेंट होना है कहाँ पर आना चाहिए, या कितनी बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, कितने नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हमें चाहिए होंगे लोगों के लिए, अगर लोगों को लोन लेना है कितना ईजी हो जाना चाहिए, तो लोन का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए। फिस्कल रिफॉर्म्स मतलब जो टैक्सेशन जो पॉलिसी है, जिसमें आप देखते होंगे जैसे हम पहले सुनते थे कि वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, आफ्टर दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि हम जीएसटी अब सुनते हैं, तो ये फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर आता है कि धीरे धीरे जो टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो चेंज की गई। पहले जो टैक्सेशन कहीं ज़्यादा था कि मतलब अगर कोई इंडस्ट्री इंपोर्ट करना चाह रही है उसको ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, उसको कम किया गया। तो इस तरह से ये वाले स्टेप्स लिए गए। एक्सटर्नल रिफॉर्म्स मीन्स जो एक्सटर्नल की सर्विसेज जो हैं, मतलब जो इंडस्ट्री को फाइनेंशियल या मतलब जो कंट्री को ज़रूरतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लाइक इफ some country wants to like some sorry domestic industry wants to import, अगर किसी को बाहर से import करना है then what will they do? अगर उनके पास पोर्ट ही नहीं होगा, अगर उनके पास मेथड ही नहीं होगा कि वो इम्पोर्ट कैसे करें, किस तरह से जो कैरेजेस हैं लाइक एयरलाइन है वो किस तरह से हेल्प करे, या पोर्ट्स हैं अगर बाहर से शिप में सामान आ रहा है, तो वो जो सर्विसेज हैं वो एक्सटर्नल रिफॉर्म्स में काउंट होती है। मतलब कुछ भी काम करने के लिए इंडस्ट्री को अगर ज़रूरत है तो जो गवर्नमेंट जो वो करे तो उसको एक्सटर्नल रिफॉर्म्स बुलाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। नाउ विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। मैं एक बार उनको और डिटेल में बोलती हूँ। लिबरलाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए, एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंसिंग हटा दी गई सम प्रोडक्ट्स को छोड़कर, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टू पब्लिक सेक्टर की नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड। मतलब मोस्टली चीज़ें प्राइवेट कंपनी को दे दी गई कि अभी अभी तक गवर्नमेंट कंपनी सब कर रही थी, गवर्नमेंट सब कर रहे थे, बट अब उसे कम कर दिया गया। प्राइवेट जो इन्वेस्ट लाइक वो हैं उनको अलाउ कर दिया गया। नाउ गवर्नमेंट गिवन फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल, गवर्नमेंट को भी फ्रीडम दे दी गई कि वो बाहर से इम्पोर्ट कर पाए कैपिटल को, मशीनरी को, जो बड़ी बड़ी जो मशीनरी है वो आराम से ईजिली इम्पोर्ट हो जाए विदाउट एनी लाइसेंसिंग। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, मतलब पहले ये था कि कुछ रिजर्व्ड थी इंडस्ट्रीज की, इतनी ही रहेंगी या इसके नंबर्स इतने ही होने चाहिए या इतने नहीं होने चाहिए, इस वाली इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए नंबर फर्म्स का जो है, तो वो उनको डी रिजर्व कर दिया गया। मतलब रिजर्वेशन जो था एक नंबर्स को लेके प्रोडक्शन यूनिट्स का वो हटा दिया गया। एंड आफ्टर प्रोड्यूसर्स गिवन फ्रीडम टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, लाइक कितना प्रोड्यूस करना है। प्रॉफिट मेकिंग जो वो था आइडिया कि जितना भी प्रोड्यूसर को वो करना है, हमको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, वो जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना प्रोड्यूस करें। ओके, सो नाउ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जैसे मैंने बात की थी आरबीआई वाज टर्न इनटू फैसिलिटेटर, लाइक फैसिलिटेटर मतलब एक आरबीआई को जैसे जो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट को मतलब कितना लोन को इजी कर देना चाहिए, तो इस तरह की जो पॉलिसीज थी वो आरबीआई के थ्रू थी, तो आरबीआई फैसिलिटेट करता था इन सब चीज़ों को। ड्यू टू दिस ड्रामेटिकली चेंजिंग द बैंकिंग सेक्टर आल्सो, बैंकिंग सेक्टर का भी जो एक्सपेंशन हुआ 1991 के बाद वो बहुत ज़्यादा हुआ। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा आए, और जो स्पेशली लाइक फॉरेन बैंक्स बहुत ज़्यादा आए, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ किया गया इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। फिस्कल रिफॉर्म जो थे वो थे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है ऑब्वियसली, उसको वो करने के लिए बिफोर लिबरलाइजेशन टैक्सेस जो थे बहुत ज़्यादा हाई थे, टैक्स इवेशन भी बहुत ज़्यादा होता था, मतलब जो टैक्स की चोरी होती थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। लिबरलाइजेशन में ये ध्यान रखा गया कि टैक्स को कम किया गया, टैक्सेस को प्रोसीजर जो था सॉरी टैक्स को पे करने का उसको इजी किया गया। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो था गवर्नमेंट का उसको कम किया गया। एक्सटर्नल रिफॉर्म्स में
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाया गया, लाइक डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। एक्सटर्नल रिफॉर्म में ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो मॉनेटरी जो एक सपोर्ट था आरबीआई की साइड से वो भी दिया गया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गया। डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के रिलेटिवली अपनी कंट्री की वैल्यू को कम करते हैं, तो डॉलर के, ताकि हमारे यहाँ की चीज़ें लोगों के लिए सस्ती हो जाएं, बाहर के लोगों के लिए, तो वो डिवैल्यू किया गया 1991 में रुपी का, ताकि लोगों के लिए यहाँ की चीज़ें सस्ती हो जाएं और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। तो गुड फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब इसकी वजह से गुड फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ। एक्सचेंज रेट जो है अब इंटरनेशनल मार्केट डिमांड वो करने लगा डिटरमाइन। पहले रेस्ट्रिक्शंस होती थी, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होती थी, टैरिफ्स होते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती थी, वो सब हटा दी गई एंड विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया। नाउ एडवांटेजेस क्या थी लिबरलाइजेशन की? देखो, जब हम लिबरल कर देते हैं, मतलब जैसे अभी मैंने क्लास में आपको बोला कि हाँ यू कैन आस्क क्वेश्चन, ऑब्वियसली आप लोग अपने साइड से थोड़ा खुल पाए, कर पाए कि आपने क्वेश्चन पूछा तो आप गेन कर पाए नॉलेज को, एंड देन मुझे भी पता चल पाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह का जो एक लिबरलाइजेशन था इंडस्ट्रीज के लिए, लाइसेंसिंग हटा देना, तो और इंडस्ट्रीज मार्केट में आ पाई और प्रोडक्शन हो पाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आ पाया, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था, जो बाहर की जो कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही थी वो यहाँ पर आ पाया और हमारी इकोनॉमी में और सपोर्ट किया उस चीज़ ने। करप्शन पर भी चेक हो पाया, मतलब जिस तरह से जब प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो घटता गया, तो करप्शन पर भी चेक हो। रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो जो बाहर से हम ज़्यादा जो बोरो कर रहे थे वो उसका अमाउंट रिड्यूस हुआ, बिकॉज अभी फॉरेन एक्सचेंज इतना आने लगा जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने लगा। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या रही? देखो, जब भी कुछ एडवांटेजेस है किसी चीज़ की, तो डिसएडवांटेजेस तो देखो साथ में आती हैं। तो दैट दोज लाइक इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जितना हमने सोचा था कि लिबरलाइजेशन जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ाएगा, सब चीज़ करेगा, एक एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ा। लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट्स, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एकदम से बाहर का कंपटीशन, बाहर की जो कंपनीज थी यहाँ पर आने लगे। लाइक सपोज करो, जो इंडिया के जो बिस्किट्स हैं, पहले इंडिया की बिस्किट बनाने की कंपनी अब मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई जितना कि बाहर के इन्वेस्टर्स ने आके, जो आजकल आप देखते होगे बिस्किट्स वगैरह अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो लाइक लॉट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज नेम्स आर देयर। सो एक तरह से डोमेस्टिक जो यूनिट्स थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको नुकसान हुआ। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस, फॉरेन नेशंस पे जो डिपेंडेंस थी वो बढ़ गई, अनबैलेंस डेवलपमेंट हुआ थोड़ा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं लिबरलाइजेशन की। अब नाउ विल कम टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या था? प्राइवेटाइजेशन इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ फंक्शन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द प्राइवेट सेक्टर, लाइक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर। मोस्टली जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, जो पहले कंपनीज गवर्नमेंट के अंडर थी, उनको प्राइवेट पे शिफ्ट किया गया। अब वहीं पर किसी ने जैसे मुझसे डिसइन्वेस्टमेंट की बात पूछी थी, तो वहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट आ जाता है कि गवर्नमेंट जब विड्रॉ करती है अपना जो स्टेक है और वो प्राइवेट को बेच देती है, तो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। लाइक गवर्नमेंट अब उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है, अब प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो गवर्नमेंट अपना जो शेयर है वो खींच लेती है कि मैं बस अब 10% ही दूंगी, अब 20% ही दूंगी, जो 80% है वो प्राइवेट का है। So this is called disinvestment. So two ways for privatization is sale of public sector units to private sector. मतलब या तो पूरा ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया पूरा, या विड्रॉवल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ज्वाइंट। मतलब अगर कोई ज्वाइंट यूनिट्स थी तो वहां पर गवर्नमेंट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया एक तरह से, क्योंकि प्राइवेट को ही छोड़ दिया। अब जो जिसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो प्राइवेटाइजेशन के, वो थे कि एफिशिएंसी बढ़े, कॉम्पिटिटिव पावर बढ़े एंटरप्राइजेस की, और जो इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट है, मतलब मोस्टली माना जाता है कि गवर्नमेंट में इतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता, प्राइवेट ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई, टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी को अर्न करने के लिए भी ये किया गया, क्योंकि जितना एफिशिएंट सिस्टम होगा, जितना मैनेजमेंट सही होगा, उतना ही फॉरेन करेंसी आ पाएगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा मोटिवेट हो पाएंगे, टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब अब जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी धीरे धीरे बढ़ने लगी, वेलफेयर की साइड, सोशल सेक्टर्स की साइड, हेल्थ की साइड,
वहाँ पर गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था कि हर तरह की वो उसको संभाले, हर तरह के मतलब प्रोडक्शन में भी वो ध्यान दे और वेलफेयर में भी ध्यान दे। तो गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पर हाथ खींचा और ये अलाउ किया कि रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, कि प्राइवेट सेक्टर आए और इंडस्ट्रीज लगाए। नाउ मेजर्स अडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन, क्या क्या मेजर्स लिए गए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन किया गया, मतलब अब गवर्नमेंट सेक्टर को कम कर दिया गया कि गवर्नमेंट कम जगह पे इन्वॉल्व रहेगी, ज़्यादातर प्राइवेट ही इन्वॉल्व रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स खींचना शुरू कर दिए। मोस्टली जो अगर कोई जॉइंट वेंचर है तो कि वहाँ पर अब मैं 10% ही इन्वेस्ट करूंगी, पहले मैं 40 कर रही थी तो अब मैं 10% ही इन्वेस्ट करूंगी, तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट खींच लिया और प्राइवेट को दे दिया कि आप करो इन्वेस्ट। अब सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो मतलब ऑलरेडी पब्लिक जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी, उनके शेयर्स बेचे गए प्राइवेट सेक्टर को। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया बढ़ने के लिए। कन्वर्जन ऑफ लोन्स इनटू शेयर्स इज नॉट नेसेसरी। लोन्स को मतलब लोन्स तो दिए ही गए, शेयर्स मतलब ये नहीं थे कि जरूरी कि उनको शेयर्स के थ्रू ही दिया गया, बट गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लोन देकर भी कि अब आप मार्केट में आओ। सिक इंडस्ट्रीज जो थी, सिक इंडस्ट्रीज मतलब जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी जो कि प्रॉफिट नहीं ले रही थी और उनमें गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, तो जिन्हें सिक इंडस्ट्रीज बोलेंगे, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया कि आप जाएं और इसको खरीदें, जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, और आप जिस तरह से भी इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं या प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो करें। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। एडवांटेजेस क्या थी प्राइवेटाइजेशन की? तो जो एडवांटेजेस थी वो थी रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन, जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था कि भाई सारा ही काम गवर्नमेंट को ही करना है, वो थोड़ा कम हुआ। एफिशिएंसी बढ़ी बिकॉज प्राइवेट में थोड़ा मैनेजमेंट जो था वो अच्छा था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो गवर्नमेंट पहले एंटरप्राइजेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के आने की वजह से, प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से वो इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हुआ। एनकरेजमेंट ऑफ न्यू इन्वेंशंस, मतलब प्राइवेट जो था अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, अच्छी यूटिलाइजेशन की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से न्यू इन्वेंशंस को भी प्रमोट किया प्राइवेटाइजेशन में। अब जब हम ऑब्वियसली जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सिकनेस, मतलब जो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर आ तो गया, बट जो इंडस्ट्रीज की, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज थी जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी ऑलरेडी, उनका ऑलरेडी प्रॉब्लम उनको हुई और वो और सिकनेस में आ गई, मतलब और नुकसान होने लगा। पर लैक ऑफ वेलफेयर, लैक ऑफ वेलफेयर मतलब जो गरीब लोग थे उन तक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम होता है प्रॉफिट कमाना, नॉट सोशल वेलफेयर देखना। तो एक ये जो प्रॉब्लम आई कि लैक ऑफ वेलफेयर होने लगा, लाइक एक इनइक्वालिटी जो थी उसमें वो बढ़ने लगी। क्लास स्ट्रगल, मतलब लोअर क्लास और अपर क्लास में एक स्ट्रगल होने लगी। एम्प्लॉयज़ का बहुत अपोजिशन हुआ, क्योंकि जब जो गवर्नमेंट कंपनीज खरीदी गई प्राइवेट द्वारा तो बहुत लोगों को बेदखल किया गया, बहुत लोगों को बेरोजगार किया गया, बहुत लोगों को हटा दिया गया, बहुत लोगों को चेंज कर दिया गया। कहीं पर अगर ओल्ड पॉपुलेशन वर्क कर रही थी या मतलब बड़े लोग वर्क कर रहे थे, उनको यंग पॉपुलेशन से चेंज कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस वक्त हुई थी, तो एक अपोजिशन था जो एम्प्लॉयज़ की साइड से, वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। फाइनेंसिंग की एक जो प्रॉब्लम थी कि इतना इजीली जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, पर जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसको टाइम चाहिए था थोड़ा सपोर्ट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को, तो इतना जो फाइनेंसिंग थी उसकी प्रॉब्लम उस वक्त रही। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर ने आके बहुत लोगों को निकालना शुरू कर दिया, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट और बड़ा। वीकर सेक्शन जो है वो इग्नोर हो गया, और इग्नोर्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब प्राइवेटाइज मैंने आपको जैसे बताया कि वो अपने फ़ायदे का सोचते हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेशनल वेलफेयर। सो एक तरह से नेशनल इम्पोर्टेंस निग्लिजिबल हो गए। अब नाउ पब्लिक सेक्टर जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसमें ये था कि नवरत्नास, महारत्नास, मिनी रत्नास कर दी गई थी, मतलब जो बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं जो पब्लिक एंटरप्राइजेस,
वो नवरत्नाज में रखी गई, कुछ महारत्नाज में, कुछ मिनी रत्नाज में, मतलब जिनमें पब्लिक जो थी, मतलब आई मीन जो गवर्नमेंट का, जो पब्लिक सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट रहा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहा, वो वैसा का वैसा ही रहा। अब WTO का जो एक रोल था उस वक्त ग्लोबलाइजेशन को लेके था कि ट्रेड बढ़ाने के लिए 1995 में जो WTO ने 153 मतलब मेंबर कंट्रीज, राइट नाउ आई थिंक 164 मेंबर कंट्रीज हैं अभी, तो उस वक्त मतलब जो WTO का था, जो भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया, वो इसलिए किया गया कि ट्रेड की वजह से किसी भी कंट्री को नुकसान नहीं हो, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से सपोर्ट करता था। अब नाउ विल कम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द WTO। ये ऐसे करती हूँ मैं, WTO को मैं बाद में लेती हूँ, पहले आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। सो अगर टाइम मेरे पास बचता है तो आई टर्न टू WTO, अदरवाइज आप ग्लोबलाइजेशन को पहले समझें कि इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस। मतलब हमने ओपननेस तो बढ़ा ही दी इकोनॉमी की, कि उसके दरवाजे खोल दिए हैं, इंडिपेंडेंस बढ़ा दी है इकोनॉमी की, डीपनिंग कर दिया है, मतलब जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, मतलब अब इंडिया को अगर यूरोप के साथ ट्रेड करना हो, चाइना के साथ ट्रेड करना हो, US के साथ ट्रेड करना हो, तो जो रिलेशन है, जो इंटीग्रेशन है इकोनॉमीज का, दैट हैड बीन इंक्रीज। ट्रेड जो बैरियर्स हैं, जो कि पहले मतलब टैक्सेशन ज़्यादा होता था, या ट्रेड जितनी भी टैरिफ्स होते थे वो ज़्यादा होते थे, वो कम कर दिए गए। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब बाहर से कोई भी मशीनरी अब इम्पोर्ट की जा सकती है। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, US में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वी कैन परचेज दैट एंड वी कैन यूज़ इट हियर, लाइक फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। तो ग्लोबलाइजेशन जो था, ज़्यादा ओपन करना, मतलब जो ओपननेस है जो इकोनॉमी की ट्रेड को लेकर, वो बढ़ा देना, ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो कर देना, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में जो आउटसोर्सिंग की बात होती है, आउटसोर्सिंग की सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो सपोज करो कि अब जैसे US की कोई इंडस्ट्री है, वो आउटसोर्स करती है चाइना से, कि चाइना में लेबर ज़्यादा है तो वहाँ से वो लोगों को ले लेती है, और उनको बोलती है कि हम आईफोन तो बना रहे हैं बट असेंबल जो करना आप चाइना में कर लेना, क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा है। तो जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है, उसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग, कि चीप लेबर को हम यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई अगर सर्विस बाहर दे रहे हैं लेबर के द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे आउटसोर्सिंग। सो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल, मतलब अगर मुझे पता चल रहा है कि स्किल्ड लेबर है जो मैं यहाँ से इस कंट्री से उठा सकती हूँ, तो वहाँ से मतलब मैं स्किल्ड लेबर ले लेती हूँ। वर्जिन मार्केट, लाइक ग्लोबलाइजेशन में एट दैट टाइम द मार्केट वाज वेरी वर्जिन, मतलब वहाँ पर चीज़ें करी जा सकती थी, और इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती थी, डिफरेंट इनोवेशंस किए जा सकते थे। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर्स, जब हम आउटसोर्स करते हैं तो जो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, बिकॉज अगर चाइना से मैं यहाँ पे लेबर उठाना चाह रही हूँ, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ती है, चाइना में बहुत पॉपुलेशन भी है, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, USA भी उठा सकते हैं, यूरोप भी उठा सकता है, मतलब एक वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस चीज़ में। चीप एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो आउटसोर्सिंग एक दूसरी तरह की होती है कि अगर कोई बाहर की जो कंट्री बाहर से, मतलब किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर कोई अगर फॉरेन इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो मे बी उसके लिए यहाँ पर इजी है लगाना, क्योंकि यहाँ पर मे बी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ज़्यादा है, या जो रिसोर्सेज जो यूज़ होने हैं, जो रॉ मटेरियल जो यूज़ होना है, वो यहाँ पर ज़्यादा है। रिवोल्यूशनरी ग्रोथ IT इंडस्ट्री में, जैसे आप देखोगे IT इंडस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है, कि इतने स्किल्ड लोग यहाँ पर वो थे, सब लोगों को यूटिलाइज किया गया। MNCs में बहुत सारे कंप्यूटर जो एक्सपर्ट्स थे उनको अपॉइंट किया गया। तो जो IT का जो रिवोल्यूशन था इंडस्ट्री का, वो आउटसोर्सिंग से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट था। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स जो ग्लोबलाइजेशन के हम देखेंगे, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे? अडॉप्शन ऑफ न्यू एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड्स, मतलब जो प्रोडक्शन मेथड्स थे जो कि इजी थे, फ्लेक्सिबल थे, उनको यूज़ किया जा सका। रिकंस्ट्रक्शन जो है प्रोडक्शन की या ट्रेड पैटर्न की हो सकी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था। रेज ऑफ द फॉरेन कैपिटल, ऑब्वियसली व्हेन फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो वो फॉरेन कैपिटल भी आने लगा, बाहर से पैसा आने लगा इंडिया में। क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हुआ कंट्री का, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ,
लोगों को जब फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, एमएनसीज आ रही हैं, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हैं। राइज इन बैंकिंग एंड फॉरेन सेक्टर का भी राइज हुआ, बाहर के भी बैंक्स बहुत सारे यहाँ पर आए, और इंक्रीज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी बहुत डिफरेंस आया, जैसे आप देखते हो अभी जो कि बाहर की जो बहुत टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। निगेटिव इफेक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का? निगेटिव इम्पैक्ट था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो लॉस हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब अगर मैं आप ये करेंगे, पर यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ही मैं सपोर्ट नहीं कर पाया, मतलब गवर्नमेंट जो यहाँ की इंडस्ट्रीज को ही सपोर्ट नहीं कर पाई, उनके लिए कंपटीशन एकदम से बढ़ गया बाहर की कंपनीज का आते ही। जैसे मैंने बिस्किट्स में कंपनीज का या इंडस्ट्री का बोला कि एक तरह से जो इंडियन बिस्किट्स हैं वो बाहर ही होते जा रहे हैं, एंड देन फॉरेन कंपनीज आर कमिंग एंड वी आर डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट्स मोर। एक्सप्लॉइट ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट भी किया गया बिकॉज चीप लेबर थी, तो लेबर को एक तरह से कम मनी में, कम वेज में अपॉइंट किया गया। जैसे आपको पता होगा आईटी में कितने कम कम पैसे में भी बीटेक वाले बच्चों ने काम किया है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ा कि बिकॉज एक तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा कि मतलब ओनली स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड थी, अनस्किल्ड लेबर का कोई यूज़ नहीं था, तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बढ़ा। नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि फॉरेन कंपनी यहाँ पर अगर इन्वेस्ट कर रही थी, तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक तरह से पलायन होता रहा कि नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेन कंपनी ज़्यादा यूज़ कर पा रही है बजाय कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के। लीड टू कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म, पॉलिटिकल जो एक तरह से जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड का, वो उसने भी बहुत इम्पैक्ट किया। वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर आप जैसे देखते हो फॉरेन कंपनीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो एक तरह से वो बढ़ती चली गई। नाउ पॉजिटिव इफेक्ट जो देखा जाए ओवरऑल, मतलब जो एलपीजी जो पॉलिसी है उसका पॉजिटिव इफेक्ट, ग्रोथ रेट बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़े, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, इंडिया को एज ए इमर्जिंग पावर होने का एक मौका मिला। शिफ्ट जो है मोनोपोली मार्केट का कॉम्पिटिटिव मार्केट में बदल गया कि बहुत सारी कंपनीज आ गई, और पॉवर्टी का डिक्लाइन हुआ, पर रिलेटिवली जितनी पहले गरीबी थी उससे थोड़ी कम हुई है, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो गई। ओके, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अपना नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एनी बी, निग्लेक्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि हम एग्रीकल्चर पे उतना ध्यान नहीं दे पाए जो कि एक एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी को देना चाहिए। अब तो अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ वाज वेरी हाई बट निग्लेक्टेड रूरल, लाइक अर्बन में जो ग्रोथ होती रही बहुत ज़्यादा होती रही, पर रूरल एरिया जो था वो कम डेवलप रह गया। प्रेफरेंस जो थी हैंडीक्राफ्ट्स की, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनका बहुत नुकसान हुआ, उनको प्रेफरेंस नहीं मिल पाए। कल्चरल जो इरोजन हम बोलते हैं, जो आजकल की डिबेट में भी यूज होता है कि इंडिया का कल्चर चला गया है और ये सब हो गया, तो कल्चरल इरोजन भी जो कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि इंडिया के मेन कल्चर में भी बहुत प्रॉब्लम आए अमलगेमेशन से। इट इज़ लाइक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन। तो जो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन इसलिए हुआ कि जो डेवलप कंट्रीज थी जो कि ऑलरेडी पावरफुल थी, वो ऑलरेडी और ज़्यादा पावरफुल हो गई, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ा, एक कंपटीशन हो गया। तो जो जैसे यूरोपियन यूनियन है, या मतलब एक ट्रेड इम्पैक्ट जो थे उनके ज़्यादा थे, मतलब उनको ज़्यादा फ़ायदा होने लगा डेवलप कंट्रीज़ को, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा कम फ़ायदा हुआ, या इंडिया को थोड़ा कम फ़ायदा हुआ। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आई होप देखो आप लोग को समझ में आ गया हूँ। मैं 5 मिनट फिर से क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जा रही हूँ। आई होप आई बी एबल टू आंसर एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली देखो 2 घंटे की क्लास है, टॉपिक्स हमारे पास बड़े हैं। आई थिंक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, क्या लिबरलाइजेशन है, क्या प्राइवेटाइजेशन है, क्या ग्लोबलाइजेशन है, एलपीजी जो है क्या है, वो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई होप यू कैन राइट इनोवेटिव वे में, आपको लिखना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली क्लासेस में आप समझ सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो, बट आपको अपनी तरफ से पढ़ने की डेफिनेटली हमेशा ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइक आई कैन कवर इन दिस मिनिमल ऑफ टाइम, आई कैन कवर एवरीथिंग। सो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, ताकि आप उनको जो क्वेश्चंस हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए डेवलप, और आप फिर अगर अपने आप पढ़ते हो तो आपको वो समझ में आ जाए पूरा। नाउ आई जस्ट चेक सम हाउ वी रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। देखो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं,
पॉपुलेशन प्रेशर कंट्रोल किया जाए। ये जो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को बच्चे पैदा करने हैं या इतने बच्चे पैदा करने हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए और जितनी जो पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क तभी होगा ना, पॉवर्टी तो तभी जाएगी। अब जब पैदा होते रहेंगे बहुत ज़्यादा लोग और एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं होगा तो ऑब्वियसली गरीबी बढ़ेगी। और किस तरह से गवर्नमेंट को मतलब करना चाहिए गरीबी हटाने के लिए, कि उनको कितने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने चाहिए, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करे, किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करे। मैम 5 ईयर प्लान में तो मॉडल थीम एंड टारगेट इतना बहुत का या एक्सप्लेन करना है। हाँ, इतना बहुत है कि आप अगर नाम भी अगर दे रहे हो और कितना टारगेट रखा गया है वो भी एनफ है। ओके मैम, 5th प्लान में भी 4.4 टारगेट था बट 5 अचीव किया है। ओके 5th प्लान में, बट मेरे ख्याल से 5th प्लान वाज शॉर्ट ऑफ द टारगेट। आप एक बार डेटा चेक कर लेना। बाकी जो रीसेंट डेटा है, जो आपको किसी प्लानिंग कमीशन की जो नीति आयोग की वेबसाइट है उसके पास ओल्ड प्लान का होता है, और गवर्नमेंट वेबसाइट से आप लोग डेटा ले रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। मे बी ऐसा हो सकता है कि जहाँ से मैंने डेटा लिया वो इतना वो नहीं हो। अगर आप कोई गवर्नमेंट वेबसाइट देख रहे हो, नीति आयोग की वेबसाइट देख रहे हो जहाँ पर रिलायबल डेटा आपको मिलता है, तो आप उसे फॉलो करो। ओके ओके 5th प्लान का, ओके 5th प्लान का मैं टारगेट समझ गई हूँ। आपने बहुत बार वो कर दिया है, मंचमैन जिनका भी नेम है। सो आप बेबी आप ऐसा करो, आप प्लीज़ देख लो। अगर आप जैसे बोलो, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास गलत डेटा हो या मैंने किसी और सोर्स से लिया हो, आपने किसी और सोर्स से लिया हो, पर जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो डेटा होगा वो रिलायबल होगा। ओके आप उसको फाइनल मानना। आपने बहुत बार ये टाइप कर दिया है। ओके मैम, टॉपिक कैन एबल टू आस्क क्वेश्चन, हेल्प मी। देखिए मेरा जो ईमेल आईडी है neha13@gmail.com है। आप उस पर मुझे क्वेश्चन भेज दें, मैं ट्राई करूँगी। और प्लीज़ जिसकी भी ईमेल मेरे पास आएगी मैं उसको तो रिप्लाई कर सकती हूँ उसके थ्रू, कि मैं उनको पीपीटी भेज पाऊँ, पर मैं ऐसे इंडिविजुअली यहाँ से ईमेल नहीं ले पाऊँगी। आप पहले मुझे खुद ईमेल करो, फिर मैं आपको सेंड कर दूँगी उसको। प्लीज़ एक बार रिसोर्स एलोकेशन एक्सप्लेन कर दो। रिसोर्स एलोकेशन देखो, आपके पास 100 रुपए हैं आपको कहीं लगाने, तो आप उन 100 रुपए को, जो रिसोर्स है आपका वो 100 रुपए हैं, तो आप उसको किस तरह से एलोकेट करोगे, कहाँ मतलब 10 रुपए कहाँ खर्च करने हैं, 20 रुपए कहाँ खर्च करने हैं, 30 रुपए कहाँ खर्च करने हैं, किस तरह से 100 रुपए को आप ओवरऑल यूटिलाइज करोगे। दैट इज लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हमारे पास मॉनेटरी रिसोर्स भी होता है, नेचुरल रिसोर्स भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। तो इन सब को हम किस तरह से यूटिलाइज करें अच्छे से, कहाँ कहाँ कितनी लेबर वर्क करनी चाहिए, कितना मनी किस सेक्टर में जाना चाहिए, हेल्थ में जाना चाहिए, एजुकेशन में जाना चाहिए, इस तरह से ये जो है मतलब कहाँ में कितने गवर्नमेंट जो है कितने पैसे लगा रही है, तो वो एलोकेशन है रिसोर्सेज का। मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ओके, या कैपिटल रिसोर्सेज हो। Ma'am, please continue the topic. Okay, thank you for that. I missed yesterday class, so how can I get that? Just email me, dear. I'll message you. I'll email you back about the slides. What is liberalization? I had already told you now. What is deficit financing? You again asked. Deficit financing में मैंने बोला कि गवर्नमेंट को बहुत मनी, लाइक आरबीआई को दोबारा मनी जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट के पास जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू बहुत कम होता है। नाउ कैन आई गेट द पीडीएफ मैम? यस, लाइक जो भी लोग मुझे ईमेल कर देंगे, मैं मेरे पास जो पीपीटी है, लाइक पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है, आई विल सेंड यू। एंड प्लीज चेक एसओएल वेबसाइट्स फॉर द अपडेट्स कि आपके पास कितने जो अपलोड मटेरियल कितना अपलोड हुआ है। यस, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में चेंज हो गया है, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, अब हमारे पास नीति आयोग है। नो ऑडियो मैम, ऐसे कैसे हो रहा है आपके पास? आई थिंक आपको प्रॉब्लम होगी कोई। मैम, कैन वी गेट द स्लाइड्स? डेफिनेटली, लाइक सेम क्वेश्चंस। मैम प्लीज प्रोवाइड मेरा ईमेल आईडी neha313@gmail। थैंक यू जिन्होंने मेरी साइट से ईमेल प्रोवाइड किया। Stop have taken the government reduce urban unemployment, what steps should be taken? So देखो अभी एक टाइम होने वाला है इस चीज़ का, और मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं ईमेल पे उनको सॉल्व कर सकती हूँ।
अब बहुत एम्प्लॉयमेंट को भी लेकर मैंने जो बोला था, आप प्लीज़ मुझे ईमेल करें, मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूंगी, बट बी पेशेंट गाइस, ओके। आज जितने क्वेश्चंस आते हैं, कल मैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पढ़ाऊंगी। मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स, आज मेरे पास जितने क्वेश्चन आएंगे उनको एक पेपर पे लेके मैं कल आप क्लास के जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होंगे, मैं पहले उनको सॉल्व करूंगी, फिर मैं आगे पढ़ूंगी, ठीक है। So I hope guys, like, nice interacting with you. Interaction तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, but still like you are asking me questions, so it's good. I hope आपको सब समझ में आया हो. Tomorrow I'll deal with the things. Again, you have my email ID. Please message me, okay? And be patient. Like maybe अगर मैं एकदम से सबको individually reply नहीं कर पा रही हूँ, I'll do that, okay? Just wait. Okay guys, bye bye right now. Thank you guys. Yeah.